अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लैब नंबर 7 एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे मेनली इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग 2। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकर्जन कर रहे हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे एक हम लास्ट टाइम लैब कर चुके हैं, ये सेकंड लैब है हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पे, और इसमें हम स्पेशली जो है रिकर्जन का टॉपिक कवर करेंगे। यानी फंक्शंस में एक बिहेवियर या एक फीचर होता है जिसे हम रिकर्जन कहते हैं, तो वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक टॉपिक ऑलरेडी थ्योरी में कवर है, नेस्टेड लूप, तो उसकी थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप उससे बात को समझ जाएंगे। ठीक है, मेन टॉपिक है हमारा रिकर्जन और एक सब टॉपिक है हमारे पास नेस्टेड लूप की प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिकर्जन क्या है, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, रिकर्जन के लिए डायरेक्टली जो है मैं इतनी थेरीज को नहीं बता पाऊंगा जितना इसको इन एक्शन में देखा जाएगा। ठीक है, तो रिकर्जन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग itself in self-similar way. In programming language, if a program allows you to call a function inside the same function, then it is called a recursive call of the function. In simple word, अगर कहा जाए कि आप फंक्शन कॉल करते हैं, अभी तक हमने जो बिहेवियर देखा वो ये है कि मैं मेन फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर रूट एक्स वाई जी, या मेरा बनाया हुआ कोई भी फंक्शन। ठीक है, यानी एक फंक्शन का नाम मेन है तो दूसरे फंक्शन का नाम कुछ और। रिकर्जन में क्या होता है कि आपके कॉलिंग फंक्शन और जिसको कॉल किया जा रहा है वो दोनों के नाम सेम होते हैं, यानी दोनों सेम नेम के फंक्शन हो सकते हैं। इसीलिए तो इसको कहा जा रहा है रिकर्जन, यानी फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, या इटसेल्फ तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली इसकी कॉपी होती है। ठीक है, क्योंकि आप फंक्शन को जब भी दोबारा कॉल करते हैं तो उसकी एक और कॉपी बन जाती है, जैसे कि मैंने बताया था, फिर कॉल करेंगे तो उसकी एक और कॉपी बन जाती है। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जस्ट मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूँ कि उसका नेम सेम होता है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि फंक्शन जो कॉल करने वाला है वो भी और जो कॉल हो रहा है उसका नाम सेम होगा। तो ये बिहेवियर अगर आपको कहीं प्रोग्रामिंग में या पैटर्न नज़र आता है तो इसको कहा जाता है रिकर्जन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आज की लाइफ ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली है ना कि थेरेटिकल, तो थ्योरी में इसको मैं कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ डेफिनेशन ही है। मैं एक दो एग्जांपल जो है आपको करा के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि एक्चुअली रिकर्जन है क्या। तो हम अपना कोड एडिटर ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, और इसमें मैं बना लेता हूँ एक फ़ाइल हमेशा की तरह, वही बॉयलर प्लेट के साथ, हैश इंक्लूड std डॉट एच एंड इंट मेन। मेन तो मस्ट है, आपको जैसे कि बताया ही गया है कि मेन से ही प्रोग्रामिंग शुरू होती है और मेन पे ही प्रोग्रामिंग एंड होती है। तो इट डजेंट मैटर आपको कोई सा भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये लाइन तो आप हमेशा लिखेंगे। ठीक है, गेट स्विच वगैरह मैं खुद नहीं लिख रहा। ठीक है, लेकिन आपको पता है ज़रूरत कहाँ पड़ती है उसकी, कि अगर आप एक्चुअली एक्सजी को किसी को सबमिट कराना चाहें। ठीक है, हमारे पास आ गई रिकर्जन, आ रही डबल एस होता है, एस होता है। रिकर्जन पे हमारी लैब आ गई, सही है। तो करना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें मैं यूज़र को मैसेज देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर आ नंबर, प्रिंट एफ एंटर आ नंबर कहा, सिंपली उसने मुझे एक नंबर एंटर कर देना है, और वो नंबर जो है मैंने स्कैन कर लिया, स्कैन एफ नंबर मैं टीचर रख लेता हूँ, और ये आ गया हमेशा की तरह मेरे पास एन यू एम। ठीक, ये आ गया, और ये आ गया मेरा सेमीकोलन,
और चूंकि मैंने नंबर यहाँ पे यूज़ किया है तो मुझे यहाँ पे इसको ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, ये नाम डिक्लेयर हो। सो फार सो गुड। तो ये हो गया जी। अब मुझे करना क्या है कि मैं इस प्रोग्राम में ये करना चाह रहा हूँ कि रिकर्जन के थ्रू ये जो नंबर दिया गया है, ठीक है, से ये नंबर है 5। तो मेरा काम क्या है कि मैं सम करता रहूँ रिपीटेडली फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1। ये मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ये काम मैं लूप से नहीं करना चाह रहा फ़िलहाल, ठीक है? मुझे सम जो करना है वो करना है विदाउट लूप, ठीक है? आपका क्या कहते हैं, रिकर्जन और लूप हैंड ऑन हैंड चल रहे होते हैं, यानी कुछ जो काम ऐसे हैं कि वो रिकर्जन से किए जा सकते हैं तो वो लूप से भी किए जा सकते हैं, कुछ काम लूप से भी किए जा सकते हैं तो वो आप रिकर्जन से भी कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस मोस्टली कि आप कौन सा काम किस चीज़ से करना चाहते हैं। रिकर्जन कुछ लोगों को ईजी लगे तो रिकर्जन से कर लें, कुछ लोगों को वो फॉर लूप से ईजी लगे या लूप से सिंपली ईजी लगे तो लूप से कर लें। तो मोस्टली ये दोनों अल्टरनेट्स में आ जाते हैं कि आप रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन दे दें या आप लूप बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन दे दें। ऐसा क्यों पॉसिबल है कि अगर आपका कहना चाहिए कि फंक्शन में कुछ ऐसा काम हो रहा हो जो रिपेटिटिव हो, ठीक है, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन का बिहेवियर या फंक्शन की लॉजिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिपेटिटिव हो, तो आप उसको रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको लूप से तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं, रेपिटेटिव का वर्ड आ रहा है इसमें तो, लेकिन आप उसको रिकर्जन से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप काम अगर रिकर्जन से कर पा रहे हैं तो आप उसको लूप से भी कर पाएँ। कुछ सिनेरियो प्योरली होते ही रिकर्सिव इन नेचर हैं और उससे उसकी लूप की इम्प्लीमेंटेशन जो है या तो बहुत मुश्किल होती है या तो कभी-कभार पॉसिबल ही नहीं होती। तो दैट्स व्हाई इस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। अगर ये सिर्फ़ लूप के इक्विवेलेंट होता तो हम इस टॉपिक को एक स्किप भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉब्लम जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम होती ही रिकर्सिव इन नेचर हैं, और चूँकि वो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है उस पे इस कोर्स में तो नहीं जाएँगे। लेकिन अगर आप अगला कोर्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसी मिलेगी, एक या एक से ज़्यादा ही मिल जाएँगी कि जिसमें आप उसको सॉल्यूशन लूप से कंसीडर ही नहीं कर पा रहे होंगे। यानी आप उसको, अगर मैं आपको कहूँ कि ये रिकर्सिव सॉल्यूशन आप इसको लूप में कन्वर्ट करें, आप नहीं कर पाएँगे। जबकि इस वक़्त आज जितनी भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स कराऊँगा वो सारी लूप में कन्वर्ट आप कर पाएँगे क्योंकि उनका डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, वो बिल्कुल फंडामेंटल लेवल होंगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये मत समझिए कि रिकर्जन कोई फ़िज़ूल सा कॉन्सेप्ट है, लूप से भी काम किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, तो हम रिकर्जन से क्यों करें? तो ये कॉन्सेप्ट मत बना लीजिएगा, इसलिए ये बात बता दी कि कुछ सिनेरियो रिकर्सिव इन नेचर ही होते हैं और वो उनका सॉल्यूशन सिर्फ़ रिकर्जन से ही आता है। या यूँ कहा जाए कि रिकर्जन से उनका सॉल्यूशन बहुत पीस ऑफ केक आ जाता है, लूप से अगर इसको करने जाएँ तो उसका सॉल्यूशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कभी-कभार इम्पॉसिबल भी हो जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आप काम लूप से कर सकते हैं, वो आप रिकर्जन से भी कर सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा ऑलवेज़ ट्रू नहीं होता। यानी हर रिकर्सिव प्रोग्राम का लूप से सॉल्यूशन कब एग्ज़िस्ट नहीं करता। मोस्टली का करता है लेकिन हर प्रोग्राम का नहीं करता। ठीक है? ये बातें थोड़ी तमहीदी मैंने इसलिए कर दी हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें कि यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू इन दिस लैब और दैट इज़ यूज़फुल। ठीक है? दैट विल बी यूज़फुल। आप आगे बढ़ते जाएँगे तो आपको इसकी कोई ना कोई यूज़फुल जो है रियल केस सिनेरियो मिल जाएगा। एक आधा केस सिनेरियो मैं भी बता दूँगा, ठीक है? लेकिन इतना मुश्किल नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि मुश्किल करी तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी थोड़ा-सा ग्रैस्प करना मुश्किल हो सकता है। तो कंसंट्रेशन भी रिक्वायर्ड है। तो एग्ज़ाम्पल हम फेयरली ईज़ी रखेंगे जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एक नई एग्ज़ाम्पल मैं कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहूँगा, पुरानी एग्ज़ाम्पल को ही हम रिकर्सिव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो एग्ज़ाम्पल में मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक यूज़र नंबर एंटर करेगा और मेरा काम क्या है कि उसको सम करना है। और कैसे सम करना है? 5 एंटर किया है तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, बड़ा सिंपल सा काम है। मतलब 5 से लेकर 1 तक मुझे जितने भी नंबर आते हैं सबको आपस में ऐड कर देने हैं।
और ये काम लूप से आपको पता है बहुत आसानी से किया जा सकता है। लूप से पहले ये काम अगर मैं आपको करके दिखाना चाहूँ तो चलें वो भी कर देता हूँ। एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आई, ठीक है, फॉर लूप लगा लेते हैं, सिंपली फॉर, और आई इक्वल्स टू, मेरे पास दोनों तरीके से मैं लूप लगा सकता हूँ लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ डिक्रीमेंटल लूप इस जगह पर। तो आई जब तक के ग्रेटर देन 0 है, या मैं ये भी कह सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तब तक आई की वैल्यू होती रहे माइनस माइनस, ठीक है। और मुझे चाहिए नंबर्स का सम, तो सम में लिख लेता हूँ यहाँ पे कि सम, और सम जाहिर सी बात है मुझे लिखना है सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। तो सम का भी पहले से डिक्लेयर होना ज़रूरी है, और सम को डिक्लेरेशन में क्या होना चाहिए, सम में पहले से 0 होना चाहिए, वरना फर्स्ट आइटरेशन रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर अगर मैं इसका रिजल्ट प्रिंट कर देता हूँ नीचे, तो प्रिंट एफ और सम इज सम इक्वल्स टू लिख लेते हैं परसेंट डी क्यों कर रहा हूँ, इंटीजर है, इंटीजर का सम करूँगा रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, और ये मैं सम को प्रिंट करा दूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैं इस लाइन को चाहूँ तो और शॉर्ट भी कर सकता हूँ, कैसे, मैं सिर्फ ये लिख दूँ सम प्लस इक्वल्स टू 1 कंपाउंडेड ऑपरेटर, तो इसका मतलब भी यही होता है। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि ऐसे काम करते हैं। कंपाइल कर लिया, कोई मसला नहीं है, रन करते हैं, एंटर अ नंबर, मैंने 5 कहा तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 का रिजल्ट आता है मेरे पास 15, और मेरे पास 15 आ रहा है। तो लूप से ये काम हो रहा है और हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने जैसे कि बताया कि मैं सिंपल से एग्जांपल लेके चलूँगा ताकि आपको रिकर्जन समझना आसान रहे। तो लूप बेस्ड सॉल्यूशन इसका बज़ाहिर आसान है, अब हम रिकर्जन बेस्ड सॉल्यूशन देखते हैं और फिर कंपेयर करेंगे आसान है या मुश्किल है, ठीक है। तो अब यही काम मुझे करना तो है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आई कैन नॉट यूज़ लूप, या लूप इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, मुझे लूप अलाउ नहीं है। तो अब क्या करें? अच्छा, एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जब ये मैंने लूप वाला सॉल्यूशन किया है तो मेरे पास आउटपुट साइज़ आ रहा है ये, और मेरे पास टाइम लग रहा है ये। जब मैं आप रिकर्सिव सॉल्यूशन करूँगा तो अब हम कंपेयर करेंगे कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, और स्पेस कितना जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम कंपेयर कर लेंगे जब मैं रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाऊँगा, ताकि हमें पता लग जाए कि मेमोरी की वजह से या टाइम की वजह से कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है, ठीक। तो अभी मुझे लूप अलाउ नहीं है, तो ये लूप वाला सॉल्यूशन मैं नहीं करता। तो लूप वाले सॉल्यूशन को तो मैंने कर दिया। अच्छा, सम मुझे चाहिए था तो सम मैं इधर ही लिख लेता हूँ ऊपर, सम इक्वल्स टू 0, रिजल्ट तो मेरा सम है। आई की ज़रूरत मुझे लूप में पड़ी थी, तो आई और लूप वाला पार्ट सारा का सारा मैं फ़िलहाल कर देता हूँ। कमेंट करना है मुझे, मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है, ये हो गया कमेंट। तो ये फ़िलहाल मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक। अब ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? ये काम मैं रिकर्जन से करना तो चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा-सा ये भी प्रैक्टिस कर लें कि अगर मुझे मल्टीपल फंक्शन बनाने हो तो वो कैसे होंगे। ठीक है, मैंने सम इक्वल्स टू क्या करा, एक फंक्शन कॉल कर लिया जिसका नाम है ऐड, और उसको मैंने क्या पास कर दिया, अपना नंबर, ठीक है। तो ऐड एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट भी एक इंटीजर लेगा और जो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा वो भी एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो मुझे ये फंक्शन बनाना है, मैं इस फंक्शन को ऊपर ही बना लेता हूँ। ऊपर बनाने से क्या होगा कि मुझे डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ेगी, और मैंने एक फंक्शन बना लिया ऐड, और इसके अंदर आ गया एक int n आ गया मेरे पास, ठीक है। और ऊपर बनाने की दूसरी वजह कि आपको दिखाई भी देता रहेगा कि क्या चीज़। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि ये फंक्शन मुझे रिटर्न करे क्या चीज़, रिज़ल्ट रिटर्न कर दे किस चीज़ का, जो भी नंबर आया है उसके सम का, यानी 5 से n में 5 है, तो इधर सपोज़ कर लेते हैं n में क्या है, 5 है। सपोज़ इधर n इक्वल्स टू मेरे पास है 5, तो इसका काम क्या है कि मुझे ये रिज़ल्ट रिटर्न कर दे, सिंपली क्या, सम करना है। लेकिन कैसे करूँ सम? अब इसे रिटर्न तो करना है,
लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसे रिटर्न फ़िलहाल नहीं लिखता, और इधर भी मुझे क्या चाहिए, चलो मैं टेम्परेरी इधर भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ int s, और s इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया है n प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना है बेसिकली n-1 प्लस n-2, यही होता जा रहा है ना कि मैं सम करता जा रहा हूँ किन चीज़ों का, n-1 n-2 n-3, और अगर यहाँ पे आप देखें बिहेवियर क्या है, रेपेटिटिव है, ये हो गया। और फिर क्या होगा, n-3 होगा, n-3 का सम हो जाएगा, फिर आहिस्ता ये सिलसिला चलता जाएगा, कब तक, जब तक कि मैं 1 पे ना पहुँच जाऊँ। मैथमेटिक्स में तो ये सीरीज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि n-1, अच्छा सम हो रहा है, तो यहाँ पे आ गई सम ऑफ डिक्रीमेंटल सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम n टिल 1 तक जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो बिहेवियर क्या है कि हमेशा n में वो वाली टर्म ऐड हो रही है जो n से एक कम है, ठीक, हर वो टर्म ऐड हो रही है जो n से एक कम है, ठीक। तो इसमें मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं फ़िलहाल तो ये ऐसे करता हूँ कि ये वाला फंक्शन जो है इसका नाम है ऐड 1, नाम भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका नाम है ऐड 1 दे देते हैं, चलो। अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसका काम सिंपली यही n में प्लस करेगा कौन सी टर्म, ये एक और फंक्शन कॉल कर देगा और उसको नाम दे देते हैं ऐड 2, और इसको पास कर देता हूँ मैं n-1, ठीक है। मैंने एक और फंक्शन बना दिया जिसका नाम है ऐड 2, और तो ऊपर फिर मुझे एक और फंक्शन चाहिए होगा int ऐड 2, और यहाँ पे क्या होगा कि इसका भी इनपुट क्या आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है एक इंटीजर नंबर ही आ रहा है, तो उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ n में ही कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम ये किसी और फंक्शन में एग्जिस्ट करता है, वो किसी और फंक्शन में एग्जिस्ट करता है, तो दोनों के नाम सेम हो सकते हैं। इस पे हम बात करेंगे लेक्चर में कि ये कब सेम हो सकते हैं या क्यों सेम हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने यही लाइन सॉर्ट ऑफ यहाँ पे भी रिपीट कर दी, इधर भी s ले लिया, s इक्वल्स टू फिर से मैंने यही लाइन लिख दी कि n में आप क्या कर दें, n में फिर से ऐड कर दें जो भी है, लेकिन फिर उसको कर दें, एक और फंक्शन मैंने कॉल कर दिया ऐड 3, और इधर भी मैंने क्या किया, n की एक वैल्यू माइनस करके आगे पास कर दी, ठीक है। तो मैं सेम तकरीबन सेम ही कोड लिख रहा हूँ, लेकिन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन बदलता जा रहा हूँ, और फिर एक और लिख लेते हैं इसी तरीके से, और बात समझ में आ जाएगी, ऐड 3 कर लेते हैं। और इसमें क्या है मेरे पास, दोबारा से इनपुट इसका भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, उसको भी नाम मैंने n दे दिया, और फिर दोबारा से इसमें भी int s इक्वल्स टू, इस केस में मैंने int s इक्वल्स टू सिंपली कर दिया से 1 कर दिया, और इस केस में रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न भी मेरा क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। इस केस में बात की जाए तो इस केस में भी मेरा रिटर्न s हो जाएगा, और इस केस में भी मैंने रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न s करा लेना, और यहाँ पे जो भी रिटर्न होकर आएगा वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल ये फंक्शन लिखा है, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिखे जिसमें 3 फंक्शन बनाए, तीनों का नाम सेम ही है तकरीबन, और तीनों का बिहेवियर अंदर बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन ये जो किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हो क्या रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ कि इधर क्या हो रहा है। ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिखी है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए फंक्शन एक से ज़्यादा हो तो कैसे काम करते हैं। तो कैसे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखें मेन ने कॉल किया ऐड 1 वाला फंक्शन, जब ऐड 1 वाला फंक्शन कॉल हुआ तो मेरा कंट्रोल जो है यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया, यहाँ से जंप करी उसने, और वो यहाँ से चले इधर से जंप करा लेते हैं, यहाँ चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, ये लाइन पर आया, ये लाइन जब एग्जीक्यूट कर रहा था तो उससे ये फंक्शन मिल गया, तो उसने क्या करी, यहाँ से जंप करी और
यहाँ चला गया। फिर वो इसको एग्जीक्यूट करने लगा, इस लाइन पे आया, इस लाइन पे आते ही जैसे उसने देखा ये एट 3 आया, तो फिर वो यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, फर्दर ऊपर एट 3 पे चला जाएगा। यानी वो यहाँ से सिंपली एट 3 पर चला गया जब एट 3 आया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपका एट 3 जो है उसने क्या किया, अपनी एग्जीक्यूशन करी, ये लाइन एग्जीक्यूट करी। अब फर्दर कोई कॉल नहीं थी, उसने ये रिटर्न वाली लाइन कॉल कर दी। रिटर्न एज जैसे ही हुआ तो मेरा कंट्रोल, अच्छा मैं ब्लू में कर देता हूँ इसको ताकि आपको पता लगे वापस आने वाली लाइंस जो हैं वो हमारे पास ब्लू हैं। तो जब मेरा ये रिटर्न होना शुरू हुआ, तो रिटर्न होने का मतलब ये है कि ये जो भी एस इसने भेजा ये आके फंक्शन जहाँ से कॉल हुआ तो उस जगह प्लेस हो गया, और एस इस वक्त क्या है 1, तो यहाँ पे क्या प्लेस हुआ होगा, 1 प्लेस हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी इसमें एडिशन हुई, एस का रिजल्ट फाइनलाइज हुआ, तो फिर से इसने क्या कहा, रिटर्न। जब ये रिटर्न करेगा तो कंट्रोल मेरा वापस जंप करके कहाँ चला जाएगा, जहाँ से आया था। ध्यान रहे ऐड 2 का फंक्शन कॉल किसने किया था, इसने किया था। और फिर क्या होगा, जब ये भी ऐड करेगा, जो भी रिजल्ट आए एस में जो भी वैल्यू आ जाए, ये क्या करने वाला है, फिर उसे रिटर्न कर देगा उसी फंक्शन को जिससे इसने कॉल किया था। तो ये किसको रिटर्न करेगा, ये देख लेते हैं। ये रिटर्न करेगा आपके किस फंक्शन को, ऐड 1 वाला फंक्शन को। यहाँ कॉल हुआ था तो ये रिजल्ट जाके यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, और फिर इवेंचुअली क्या होगा, सम की वैल्यू आ जाएगी और सम को मैं सिंपली प्रिंट एफ करा दूँगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अभी तक मैं रिकर्जन पे नहीं आया हूँ। इस एग्जाम्पल में मैंने एक प्रॉब्लम रिकर्सिव ली है, लेकिन उसको मैं सॉल्व रिकर्सिवली नहीं कर रहा। इट्स लाइक कि एक टास्क दिया मुझे किसी ने कि भाई ये तुमने टास्क करना है, ये तुम्हारी जो है इट्स लाइक कि 5 उसने कुछ मुझे आइटम्स दे दिए, किसी भी चीज़ के 5 आइटम है, कहा यार इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोगों में। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मैं सारे से सारे पाँचों आइटम खुद डिस्ट्रीब्यूट करूँ, या फिर एक ऐसा है कि मैंने कहा ठीक है, एक आइटम मैंने रख लिया कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 4 मैंने अपने जूनियर को सप्लाई कर दिया कि यार ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, उस जूनियर ने क्या करा कि एक की ज़िम्मेदारी खुद ली कि यार मैं किसी न किसी को दे दूँगा, और फर्दर जो 3 बचे थे वो अपने जूनियर को दे दिए या अपने दोस्त को दे दिया, यार तुम किसी को दे देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर उसने भी यही बिहेवियर रिपीट किया कि 3 में से 1 रखा और फिर अपने किसी और जूनियर को दिए या किसी और कलीग को दिए डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये सिलसिला चलता रहा लेकिन इवेंचुअली आपको पता है कि वो सारे के सारे पैकेट्स या जो भी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगी अगर यही बिहेवियर रहा। आखिर वाले के पास एक ही बचेगा और वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मसला खत्म। अब होगा क्या, अगर ये सिलसिला वन डायरेक्शनल हो, यूनिडायरेक्शनल हो, तब तो आपको कोई मसला डिस्ट्रीब्यूशन हुई ना हुई पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपको रिक्वायर्ड है फीडबैक। आपने हर बंदे को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड या कोई स्लिप दिखानी है वापस जिससे उसने लिया था। तो जिसने सबसे लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वापस आके रिपोर्ट बैक करेगा, फीडबैक देगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये देखें ये प्रूफ्स। ठीक है, वो एक प्रूफ उससे ले लेगा, और फिर ज़ाहिर सी बात है एक उसके पास भी था, तो एक अपना वाला प्रूफ भी और वाला प्रूफ दोनों अटैच करेगा और पीछे भेज देगा उसको जिसने उसको 2 पैकेजेस दिए थे। और फिर 2 उसके पास पहुँचेंगे तो उसके पास इटसेल्फ एक अपना था और 2 उसको फर्दर आगे से मिले, उसने 3 करे, और इस तरीके से फीडबैक होते हुए, रोल बैक होते हुए आपका जो जवाब है पाँचों डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट जो है उसी बंदे के पास पहुँच जाएगी जिसने आपको दिए थे 5 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और प्रोग्रामिंग टर्म में वो बंदा कौन-सा था इस वक़्त, मेन। मेन ने कहा था कि आप ये काम कर दें 5 लोगों को, या 5 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने को, एक को कहा था, उसने फर्दर किसी और को कहा और फर्दर किसी और को कहा, और ये सिलसिला चलता गया। देखते हैं इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या है, कि अगर मैं इसको कोई नंबर देता हूँ तो क्या आता है, क्या ये कोई प्रोग्राम चलता हुआ भी है या ऐसे ही है। कंपाइल कर लिया हमने, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, रन करते हैं, एंटर नंबर। अगर मैं इसको 5 देता हूँ तो इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा। ध्यान रहे मैंने सिर्फ 3 फंक्शन बनाए, 3 का मतलब है सिर्फ मेरे पास 3 टर्म ऐड होंगी, 5 + 4 + 3 कितने होते हैं। अच्छा, मेरे पास 15 कैसे आया, जब आप कोई बताएगा। आंसर तो मेरा 12 ही आना चाहिए, लेकिन मेरे पास रिजल्ट 15 क्यों आया हुआ है।
इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो फाइल है वो कंपाइल नहीं हुई, पुराना वाली ही। चलिए मैं दोबारा से रिकम्पाइल कर लेता हूँ। देखें हमारी फाइल कंपाइल नहीं हुई, हमारे पास है एरर। एरर क्या है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन यहाँ पर। ठीक है, ये दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। अब जाके मेरी फ़ाइल कंपाइल हो गई है, और कंपाइल होने के बाद अब मैं इसे रन करता हूँ और देखते हैं एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मेरा आना चाहिए 12, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 टाइम एडिशन करी। 5 करूँगा तो 5 + 4, अच्छा 12 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में तो सिर्फ मैंने 1 रिटर्न किया है ना, तो 5 + 4 + 1 आएगा। तो 5 + 4 + 1 इज़ 10। ठीक है, मैंने लास्ट नंबर डायरेक्टली दे दिया था, बीच की दो आइट्रेशन स्किप कर दी थी। तो इसका सही रिजल्ट जो आएगा सिर्फ और सिर्फ 3 आइट्रेशन वाले के लिए आएगा। यानी अगर मैं नंबर 3 एंटर करूँगा तो 3 + 2 + 1 फिर सही देगा। और अगर 5 दूंगा तो 5 + 4 + 1 दे देगा। 6 दे दूंगा तो 6 + 5 + 1 दे देगा। ये बात हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको 6 दे दिया तो इस 6 में 5 ऐड करेगा +1, इसका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि फंक्शन अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इसमें और कुछ नहीं समझाया, मैं रिकर्जन पे बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये सब फंक्शन मिल-जुल के काम कैसे कर रहे हैं। और ध्यान रहे फंक्शन के नाम अलग-अलग हैं तो इट मीन्स दे आर सेपरेट एंटिटीज़। मेमोरी में इनकी जो कॉपीज़ हैं वो अलग-अलग हैं। इट्स लाइक एम्प्लॉयी, या चलो एम्प्लॉयी को छोड़ें, इट्स लाइक स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। ठीक है, और स्टूडेंट 3 ने, तीनों ने मिलके ये काम कर लिए। सही, लेकिन ये काम अगर देखा जाए तो अब आते हैं उस बात पे। ये तो मैंने फंक्शन समझा दी। देखा जाए तो तीनों फंक्शन में जो कोड की लाइन में लिख रहा हूँ वो एक ही जैसी है। हर फंक्शन में यही बिहेवियर रिपीट हो रहा है। तो ये रिपिटिटिव टाइप का अगर सिनेरियो आ जाए तो मुझे इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली अप्रोच तो वही है कि मैं लूप यूज़ करूँ। लेकिन अगर लूप अलाउ नहीं है और मैंने कहा फंक्शन से करें तो आप हरगिज़ ये भी काम नहीं करेंगे जो मैंने अभी करके बताया। ठीक है, क्योंकि सेम सिनेरियो तो उसके लिए मैं इतने सारे फंक्शन नहीं बनाना चाहूँगा। मैं इसको रिकर्जन से सॉल्व कर सकता हूँ ईज़िली। कैसे? कैसे सॉल्व कर सकता हूँ रिकर्जन से ईज़िली? कि मैं इधर से अब ये काम करता हूँ कि रिकर्जन इज़ लाइक कि आपके सारे फंक्शन के नाम सेम ही हों। दैट्स इट। आपने सबको नाम दे दिया ऐड। अब आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? ये तो बिल्कुल सेम फंक्शन होगा ना अगर मैं नाम बदल दूँ। अगर मैं फंक्शंस के नेम बदल दूँ और हर जगह से ही बदल दूँ, इधर भी ऐड ही लिख दूँ और इधर भी ऐड ही लिख दूँ, तो ये दोनों फंक्शंस को अगर आप कंपेयर करें, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, इन दोनों की बॉडी डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं कंपाइल करूँगा तो क्या होगा? अब आप कंपाइलर पे देखिएगा क्या इश्यू आता है। कंपाइलर पे क्या कह रहा है, रीडेफिनेशन ऑफ ऑड एंड इट मेक सेंस। कंपाइलर बिल्कुल सही कह रहा है कि आपने ऐड को दो दफ़ा डिक्लेयर किया और कौन से वाले पैरा जनरेट कर रहा है, सेकंड वाले। तो सी लैंग्वेज मुझे ये अलाउ नहीं करती कि मैं एक फंक्शन को 2 दफ़ा इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, सी लैंग्वेज मुझे ये अलाउ नहीं करती कि मैं एक फंक्शन को 2 दफ़ा इम्प्लीमेंट करूँ। ये मुझे कंपाइलेशन टाइम पे एरर दे देगी। तो इसका मतलब है मैं ये नहीं कर सकता। तो मुझे इनमें से डिलीट करने पड़ेंगे 2। तो मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों की फंक्शनैलिटी अलग-अलग है। इन दोनों की फंक्शनैलिटी अलग-अलग है। तो अब मैं किसी भी एक को ड्रॉप नहीं कर सकता। इसमें देखा जाए तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन लिख रहा है जिसमें मैं दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, और इसको देखा जाए तो ये सिंपली 1 रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं दोनों को रखना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं इन दोनों को मर्ज करके एक बना लूँ। मर्ज करके एक बनाने का मतलब ये है कि मैं इस केस में सिंपली एस को अगर ऐसे कर लेते हैं और एस इक्वल्स टू ये वाली लाइन और एस इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, ये दोनों रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे प्रोग्राम में दोनों चीज़ें आ रही हैं, एस इक्वल्स टू ऐड वाली लाइन भी आ रही है, ये भी आ रही है। तो इसका मतलब है मैं ये वाले फंक्शन को भी चाहूँ तो अब डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं सेव करके कंपाइल करूँगा, अभी भी एरर वही आएगा कि आपने पहले भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैंने इसको भी यहाँ से हटा दिया।
ठीक है, अब मेरे पास ऐड का सिर्फ एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने दोनों फंक्शनैलिटीज़ को मर्ज कर दिया है। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे एक वक़्त में एस की ये वाली वैल्यू मिले और एक वक़्त में एक्स की ये वाली मिले। यानी ज़्यादातर तो मैं यही चाहता हूँ कि 4 टाइम्स मेरे साथ ये बिहेवियर हो और एक मर्तबा ये बिहेवियर हो। यानी मैं एस की वैल्यूज़ दोनों एक साथ नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने इस सीक्वेंस में लिखा तो एस की वैल्यू मुझे हमेशा 1 ही मिलेगी। आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मुझे एस की वैल्यू इसमें 1 ही मिलेगी, क्योंकि ओवरराइट हो जाएगी, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता। इस प्रोग्राम का बिहेवियर चेक करते हैं, क्या आता है अगर मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ऐड 1 मैंने कहीं लिखा हुआ है, अभी भी मेन फंक्शन में लिखा हुआ है। मेन से भी मैंने ऐड 1 हटा दिया। सेव करते हैं, इसका बिहेवियर देखते हैं क्या आता है। अगर मैंने इसको 5 एंटर किया तो खैर मुझे तो पता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। चलें देखते हैं क्या आता है। क्रैश, मेरा प्रोग्राम क्रैश हो गया। क्रैश होने की वजह क्या है कि मेरा प्रोग्राम में कोई लॉजिकल बग है। ठीक है? अगर मेरा प्रोग्राम कभी भी ऐसे क्रैश हो रहा है, आपका प्रोग्राम कभी भी ऐसे क्रैश हो रहा है, तो इसके अंदर लॉजिकल मसला है। ठीक है? तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर ख़राब होना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि आपने लॉजिकली कोई मिस्टेक की है, और मुझे पता है मेरी लॉजिकल मिस्टेक इस वक़्त क्या है। मेरी लॉजिकल मिस्टेक ये है कि मैंने ये फ़ंक्शन को कॉल कर दिया है। अब होगा क्या? आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जब-जब मैं इस फ़ंक्शन को कॉल करूँगा, क्या होगा? ये ऐड 1 कहाँ, ऐड का फ़ंक्शन कहाँ चला जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है, इस फ़ंक्शन को ढूँढेगा पूरे पेज पे कहाँ है, और ये फ़ंक्शन ये इटसेल्फ ये रहा। जब मैं यहाँ पे आऊँगा, इस लाइन को एग्ज़ीक्यूट करूँगा, फिर इस लाइन पे आऊँगा, तो फिर से इसको क्या होगा? यही बिहेवियर, यही चीज़ एनकाउंटर होगी। री-एनकाउंटर होने की वज़ह से क्या होगा? ये दोबारा से जंप करेगा, पूरे पेज पे ढूँढेगा ये फ़ंक्शन कहाँ है, और फिर दोबारा यहीं चला जाएगा दूसरी दफ़ा। फिर यहाँ पर आएगा, फिर यही एनकाउंटर करेगा, और फिर दोबारा से क्या होगा? ये यहीं पे चला जाएगा मल्टीपल टाइम। तो ये बिहेवियर कभी स्टॉप होगा? आप लोगों से सवाल है, क्या ये बिहेवियर कभी स्टॉप होगा? कभी मैं s को 1 कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि मैंने करा ठीक है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, लेकिन ये प्लस 1 के बाद प्लस 0 भी करेगा, फिर प्लस माइनस 1 भी करेगा, प्लस माइनस 2 भी करेगा, ये बिहेवियर देना शुरू हो जाएगा, और मेरी ये लाइन जो है, ये वाली, ये कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी, और कभी भी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी तो कभी भी मैं रिटर्न वाली लाइन पे भी नहीं आ पाऊँगा, और ये मेरा प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं इसमें एक नेवर एंडिंग इन्फिनिट साइकिल में फँस जाऊँगा। ठीक है? तो इस प्रोग्राम का बिहेवियर इस वक़्त ये है कि ये एक इन्फिनिट साइकिल में फँसा हुआ है, और वहीं पर रिपीट होता रहेगा, और नंबर को माइनस करता रहेगा, और नंबर तो जितना आप माइनस कर लें तब तक माइनस होता रहेगा। अगर ये चल जाता प्रोग्राम से, अगर ये चल जाता और उसमें मैं प्रिंटफ की लाइन लगाता, तो वो लाइन इन्फिनिटी तक प्रिंट होती रहती थियोरेटिकली। लेकिन कंप्यूटर कभी ना कभी इसको हैंग करके या क्रैश करके मना कर देता। अभी जो हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे इस प्रोग्राम को चलाने से मना कर दिया, कह रहे नहीं, ये जो है चलेगा तो मेमोरी जो है चली जाएगी। तो फिलहाल मुझे पता लगा कि ये सॉल्यूशन सही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मैंने 2 चीज़ें मर्ज करी थी ना, मैं चाहता था कि इवेंचुअली मुझे s इक्वल्स टू 1 रिटर्न हो। तो इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ कि ये प्रोग्राम सही हो जाए? कभी वो, यानी हर मर्तबा वो s इक्वल्स टू n प्लस ऐड n माइनस 1 वाली लाइन को कॉल ना करे, कभी करे और कभी ना करे, यानी 2 अल्टरनेट्स हों। तो मुझे यहाँ पे कुछ सजेस्ट करें, मैं को क्या यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे चूज़ करना है s इक्वल्स टू 1, यानी लाइन नंबर 7 और लाइन नंबर 9, इनमें से चूज़ करना है मुझे, या तो ये एग्ज़ीक्यूट हो या तो ये एग्ज़ीक्यूट हो। तो सिर्फ़ मुझे ये बता दें कि मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि इन दोनों में से एक एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। जी क्लास। एनीवन? जब भी मुझे 2 अल्टरनेट्स में चूज़ करना होता है, मैं क्या यूज़ करता हूँ? चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे यूज़ करना चाहिए इफ एल्स या सेलेक्टिव कंस्ट्रक्ट। और वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे इस पे कोई कंडीशन लगानी है कि इफ़
कोई भी कंडीशन तो ऐसा हो जाए, एल्स ऐसा हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशन क्या आनी चाहिए? कंडीशन क्या थी कि मुझे कहाँ तक काउंटिंग करनी थी, जब तक कि मेरा नंबर जो है कहाँ तक हो, मेरा नंबर क्या हो, मेरा नंबर या नंबर जो है 1 से बड़ा हो। यानी मैं कह सकता हूँ 1 होगा तो 1 ही रिटर्न हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो तो ये काम करो वरना ये काम ना करो, ठीक है। तो कंडीशन लगा दी मैंने, अब या तो ये एग्जीक्यूट होगा या तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने कंडीशन क्या लगा दी, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो माइनस करो वरना माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर 1 हो गया तो माइनस करो तो 0 आ जाएगा, मुझे नहीं करना, बस मुझे डायरेक्टली ये रिजल्ट दे देना है। तो मैंने ये किया, सेव किया, रन किया और इसको 5 सप्लाई किया एंड द रिजल्ट इज 15। फिर रन किया, मैंने इसको 4 सप्लाई किया एंड द रिजल्ट इज 10। तो रिजल्ट हमारे अब सही आने लगे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है जो कि मैं करता हूँ थोड़ी देर में। टाइम ऑलमोस्ट अप है तो हम लेते हैं फ़िलहाल ब्रेक। क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले ये प्रोग्राम हमने लिखा और हमने देखा कि ये हमें सही रिज़ल्ट दे रहा है। तो कैसे दे रहा है, क्या डिटेल्स हैं, उस पर तो हम बाद में आते हैं, पहले हम वो चीज़ कंपेयर कर लेते हैं जब तक कि आप लोगों की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी कि क्या कोई बेनिफिट मिला हमें इससे या नहीं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हमने रन किया, तो मैं इसे रन करता हूँ, दोबारा से देख लेते हैं। और इसमें मैंने दिया आपका कहते हैं कि 5 देता हूँ तो रिज़ल्ट 15 दे रहा है, ठीक है। और इसने मुझे 5.051 सेकंड में यानी 5.05 सेकंड में दे दिया, तकरीबन 5 सेकंड में इसने मुझे रिज़ल्ट दिया। मैंने दोबारा रन किया और मैंने इसे 4 दिया तो टाइम डेफिनेटली मेरा कम हो जाएगा। तो 4 इसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया 3.5 में, ठीक है। 4 वाली रिज़ल्ट इसमें आ रहा है 3.5 में और 5 वाला रिज़ल्ट ये दे रहा है मुझे 5 में। रिज़ल्ट सही आ रहे हैं। मैं इसको कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ कंपैरिजन के लिए, मैं एक नोटपैड ले आता हूँ ताकि हम भूल ना जाएँ, कंपेयर करना आसान रहे। तो हम इधर कर लेते हैं रिकर्जन, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं लूप, ठीक, और इधर लिख लेते हैं इनपुट साइज या जो भी इनपुट जब मैंने दिया 5, ठीक है, तो रिकर्जन ने जो मुझे टाइम दिया वो आ रहा था मेरे पास। अच्छा चलें यहाँ पे एक और काम कर देता हूँ, 4 का टाइम सामने मौजूद है, 4 के लिए हम टाइम लिख लेते हैं। टाइम इसने लिया एग्जीक्यूशन के लिए 3.424, ठीक है। दोबारा से रन कर लेता हूँ इसे, और 5 देखिए देख लेता हूँ इसका टाइम। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, नंबर दिए मैंने इसे 5। अच्छा टाइम वेरी कर रहा है, अब इसका टाइम आ रहा है 2.384। अच्छा ये फिर ये टाइम हमारे लिए जो है ना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये टाइम जो है बेसिकली इसलिए इसमें फ़र्क आ रहा है कि मेरे सिस्टम पर और भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन वगैरह चल रही हैं, तो कभी इसको जल्दी मिल जाता है, कभी इसको देर से मिलता है, तो ये मेरे ख़्याल से इतना रिलायबल नहीं है। हम चेक कर लेते हैं दोबारा से, यही टाइम देता है 2.384, तो बात है 2.384 दिया, लेकिन देखिए ये वेरी कर रहा है, तो ये फिर हमारे लिए कोई रिलायबल मैट्रिक्स नहीं है, हम इस पे फ़ैसला नहीं करते, हम दूसरी चीज़ पे फ़ैसला कर लेते हैं। और वो क्या है कि हम नीचे देख लेते हैं कि आउटपुट का साइज़ क्या आ रहा है और हमारे पास इसने कंपाइलेशन में कितना टाइम ले लिया। रन टाइम पे हम फैसला नहीं कर पा रहे, तो इनपुट डजेंट मैटर, इस केस में तो इनपुट कोई मैटर ही नहीं करता क्योंकि रन ही नहीं हो रहा, रन की बात नहीं कर रहे। तो इसमें क्या है, आउटपुट साइज़ है आपका, रिकर्जन में भी आउटपुट साइज़ आ रहा है आपका 128.61914,
0, मैं पूरे लिख रहा हूँ, कहीं टाई हो रही होगी तो हमें टाई ब्रेकर मिल जाएगा। ये K20 कर रहे हैं, ठीक है, K20 ये इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और दूसरी फैक्टर क्या चीज़ है हमारे पास आउटपुट साइज के अलावा, कंपाइलेशन टाइम, जो कि इसका आ रहा है 0.19 सेकेंड, ठीक है। ये फिक्स रहेगा, आप जितनी मरतबा कंपाइल कर लें आप देखेंगे ये फिक्स ही मिलेगा। ये भी चेंज हो रहा है लेकिन मेमोरी हमारी फिक्स है। दोबारा देख लेता हूँ क्यों कंपाइलेशन में टाइम में चेंज आ रहा है। दोबारा 194119, ठीक है। एवरेज ले लेते हैं इसमें 1917141922, ठीक है। तो एवरेज इसका 20 ही चल रहा है। एवरेज टाइम ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि 19 आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेते हैं कि इसका एवरेज टाइम जो हमारे पास आ रहा है 0.20 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। सेव करने की जरूरत नहीं। यही बिहेवियर हम लूप के लिए भी नोट कर लेंगे, ये हमने रिकर्जन के लिए नोट कर लिया। अब यही काम हम लूप से अगर करना चाहें तो मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये लिखी रहेगी तो ये भी जो है आपके कोड का पार्ट कंसिडर हो जाएगी, और ये मैं अगर कोड का पार्ट करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा वेटेज में किसके, लूप वाली लॉजिक के। तो लूप वाली लॉजिक का हमने शुरू में नोट नहीं किया था, तो इसको कमेंट कर दिया। तो अब ये चीज़ इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, और प्रोग्राम में मैंने ये जो कमेंट किया था इसे हटा देता हूँ, ये कमेंट हटा दिया और ये कमेंट भी मैंने हटा दिया, और ये लाइन मेरे पास रिकर्जन की थी तो ये लाइन मैंने कमेंट कर। तो अब ये प्रोग्राम वापस से वही बन गया लूप वाला प्रोग्राम। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं और इसका साइज चेक करते हैं। दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ, 2-3 दफ़ा टाइम कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 2223 2022 टाइम जो है वेरी इसलिए कर रहा है कि ज़ाहिर सी बात है मेरा सिस्टम जो है उसमें अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो इसका बेंचमार्क करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसका टाइम भी वेरिएबल ही आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्या आ रहा है हमारे पास वही एवरेज बन रहा है। तो इसका टाइम के केस में हम फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें भी हम वही लिख लेते हैं कि टाइम तकरीबन हमारे पास 20 सेकेंड्स ही आया। मेमोरी कितनी आ रही है, मेमोरी हमारे पास आ रही है वही देखें 128.101 और 5625। अच्छा जी, तो क्या पता लगा हमें कि टाइम तो चलें टाई हो गई है, टाइम हमारे लिए इतना करने वाला फैक्टर बन नहीं रहा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है मेरे सिस्टम बहुत अदर एप्लीकेशंस भी रन हो रही हैं, तो कोई बेंचमार्क मैं इससे जनरेट नहीं कर पा रहा डायरेक्ट रन में, ना रन टाइम पे कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए, क्या चीज़ देखी जाए, मेमोरी की बेस पे बात की जाए। अच्छा, ये भी है मेरे पास जो है केबीज़ ही है, केबीज़, और ये भी मेरे पास केबीज़ है। तो यहाँ पे आपको एक विनर नज़र आ रहा है, वो क्या है कि इस केस में जो टाइम है किसका ज़्यादा आ रहा है, 128 तो ठीक है, लेकिन 0.119 है और ये 101 है, तो ग्रेटर टाइम कौन सा है, ये वाला है। ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरे पास, ज़्यादा साइज़ ले रहा है मेरे पास रिकर्जन का प्रोग्राम बनाने में मेरी मेमोरी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास मेमोरी ही एक ऐसा क्राइटेरिया बची थी जो फिक्स है, और उस पे अगर मुझे डिसाइड करना हो विनर, तो मेरे पास विनर निकलता है लूप। इस वक्त मेरे पास विनर निकलता है लूप, ठीक है। फिर कह रहा हूँ क्योंकि लूप का प्रोग्राम मैंने बहुत एफिशिएंटली लिखा है, क्योंकि हम लूप से फेमिलियर हैं, हमें पता है कि उसके ट्विकिंग क्या है। तो मेरे पास जो इस वक्त लूप में मेमोरी आ रही है वो आ रही है 128, और रिकर्जन में आ रही है मेरे पास 128 ही, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल माइनर उस पे बेसिस पे विनर हम कह रहे हैं, लेकिन ये दोनों टाई के केसेस हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं लूप से इम्प्लीमेंट करता हूँ तब भी उतनी मेमोरी है, तब भी लगभग वही टाइम है, और जब मैं रिकर्जन से इम्प्लीमेंट करता हूँ तब भी उतनी मेमोरी है, तब भी लगभग उतना ही टाइम। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि लूप इटसेल्फ क्या है,
लूप इटसेल्फ अगर बैकग्राउंड में देखा जाए, हार्डवेयर लेवल पे देखा जाए, तो लूप जिस तरीके से जिन हार्डवेयर के थ्रू और जिस साइकिल के थ्रू या जिन मॉड्यूल्स को मिला के बनती है, रिकर्जन भी वैसी बनती है। यानी ये सिर्फ सामने आपके पास सिंटैक्टिकल डिटेल्स हैं या सिंटैक्टिकल शुगर है जो दोनों की अलग है। यानी रिकर्जन की दिखने में अलग है, लूप की दिखने में अलग है, लेकिन बैकग्राउंड में दोनों एक्चुअली सेम ही है। दोनों को जब कंपाइल किया जाता है तो पीछे जो कंपाइलेशन का बाइनरी बनता है वो सेम ही है। ठीक है, तो लूप एक्चुअली बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब बैकग्राउंड में फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। तो लूप और फंक्शन अगर रिपीटेटिव हो जाएं, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, फंक्शन में हम रियूजिबिलिटी की बात करते हैं, हमेशा रिपीटेटिव नहीं होते फंक्शन, लेकिन फंक्शन में अगर रिपीटिशन ऐड कर दी जाए तो बैकग्राउंड में वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कोई लूप बिहेव करती है। तो सिर्फ ये सामने सिंटैक्टिकल डिटेल्स हैं जो दोनों की अलग हैं, लूप की और रिकर्जन की। और डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप लूप से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं रिकर्जन से, लेकिन इवेंचुअली बैकग्राउंड में अगर आपने सही इंप्लीमेंट किया है तो सेम स्पेस ही आएगा मेमोरी का। ठीक है, अब एक काम ये कर लेते हैं, लूप और इसकी कंपैरिजन हो गई, वापस चलते हैं उन्हीं लाइंस पे और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ कोड में, जिस वजह से हो सकता है हमारी मेमोरी बढ़ रही हो। वो ऐसे कि मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहीं पे लिख सकता हूँ रिटर्न, दैट्स इट, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली रिटर्न। अगर मैं ये लिख देता हूँ तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे एस को स्पेशली डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। ये क्या कह रहा है कि अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो इसको ब्रैकेट कर देता हूँ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करें, ये बताने के लिए कि ये कंप्लीट यूनिट है, ये बताने के लिए कि ये कंप्लीट यूनिट है। तो ये कह रहा है रिटर्न होगा ये पूरा का पूरा जो भी होगा, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न होगा 1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे बाद में आते हैं, फिलहाल ये चीज़ जो कंपेयर कर रहे थे वो कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरी मेमोरी बल्कि और ही बढ़ गई। कोड तो मेरा क्लीन हो गया, लेकिन मेमोरी देखें मेरे पास 119 थी, अब मेरे पास बिल्कुल मेमोरी हमारी बढ़ गई। डोंट नो क्यों बढ़ी, लेकिन मेमोरी हमारी बढ़ गई। तो ये पता लगा कि मेमोरी के मामले में लूप वाला सोल्यूशन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रिकर्जन। ठीक है, टाइम की बेस पे हम कंपेयर अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम जो है इसका मुसलसल वेरी कर रहे हैं। रन करता हूँ अगर इस प्रोग्राम को 5 के साथ, तो ये मुझे कभी इसमें रिज़ल्ट दे रहा है। बात ये है कि अपना स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रहा है, तो इसका अपना ही टाइम वेरी कर रहा है, तो दूसरे से क्या कंपेयर करें। तो फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों में टाई है। ठीक है, टाइम तकरीबन सेम है, फ्रैक्शंस में जाके डिफरेंट हो रहे हैं, तो दोनों में टाई। आप ये काम लूप से करें, ये काम रिकर्जन से करें, दोनों में टाई आ जाती है। यानी बैकग्राउंड लेवल पे, बैकग्राउंड डिटेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रिकर्जन से बनाएं या फंक्शन से बनाएं, हार्डवेयर तकरीबन दोनों में सेम ही यूटिलाइज हो रहा है। फ़र्क कहाँ पड़ता है कि प्रोग्रामर की इम्प्लीमेंटेशन में, और प्रोग्रामर कौन सा काम ज़्यादा आसानी से कर सकता है। तो बाज़ औक़ात प्रोग्रामर लूप से काम आसानी से कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि बाज़ औक़ात रिकर्जन से कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास चॉइस ही नहीं होती कि आप लूप से करें, आपको रिकर्जन ही प्रेफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए कहा मैंने कि हर वो काम जो लूप से किया जा सकता है वो आप रिकर्जन से कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। यानी देयर इज़ सम स्पेस, देयर इज़ सम रीजन जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिकर्जन के लिए ही डेडिकेटेड है, वो आप लूप से कर ही नहीं सकते। वो थोड़े एडवांस लेवल के एग्जांपल हैं, तो हम इस कोर्स में तो नहीं करेंगे, लेकिन एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मैं आपको दिखा दूँगा जो भी मैंने रिकर्जन से इम्प्लीमेंट की है। अच्छा, अब आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ हो गई है हमारे पास काफ़ी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। हुआ क्या कि मैंने यहाँ से मेन फंक्शन में से कॉल किया ऐड, ये सम वाला फंक्शन, ठीक है। ऐड के फंक्शन से कंट्रोल कहाँ चला गया, कंट्रोल ने जंप करके कहाँ जाना है, यहाँ चले जाना है, यहाँ चला गया। अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, चेक किया इनकी वैल्यू क्या है। चूँकि एन मैंने इनिशियली दिया था इसे 5, ठीक है, चूँकि एन मैंने इसे इनिशियली दिया था 5, तो एन की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 5 है। यस, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये चीज़।
लेकिन रिटर्न के अंदर ये चीज़ तो डिसाइड हो गई, मैंने 5 फिक्स रख दिया, n की वैल्यू ही रख दी। लेकिन ये चीज़ जो है अभी कैलकुलेट नहीं हुई, ये मैंने आगे बंदों को फॉरवर्ड कर दी। यानी ये वही वाली बात जो मैंने आपको कहा था, पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये से मैनेजर ने खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4 अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को दे दिए, असिस्टेंट मैनेजर को दे दिए। n-1 का मतलब है 4 जो है मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को दे दिया। और फिर दोबारा से ऐड का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब दोबारा से ऐड का फंक्शन कॉल हुआ तो मैंने यहाँ पे दोबारा से आ जाना है। लेकिन अब ध्यान रहे, यहाँ जब दोबारा से आया हूँ तो अब n की वैल्यू मेरी 5 नहीं है, बल्कि n की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है, क्योंकि n-1 भेजा था मैंने यहाँ से। क्या इस वक्त n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है? येस, स्टिल 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 4 खुद कर लेना है और बाकी ये जो है n-1 जो है आगे कॉल कर देना है। तो ये ऐड का फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया, दोबारा कॉल होगा तो मैं ये यहाँ पे ही दोबारा से आऊँगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रहे कि मेरे पास n की वैल्यू 3 हो चुकी है जब मैं यहाँ आया हूँ। तो n की वैल्यू 3 के लिए मैंने ये काम किया। तो इसने भी क्या किया कि 3 तो खुद कर लिया, यानी तीसरा वाला पैकेट खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बाकी 2 पैकेट्स जो थे n-1 पैकेट्स आगे फॉरवर्ड कर दिए। और आगे फॉरवर्ड हुए तो यही बिहेवियर दोबारा से रिपीट हुआ, मैं दोबारा से यहाँ आ गया, ठीक। अब ध्यान रहे n की वैल्यू 2 हो चुकी है, फिर से मैं इधर आया हूँ, मैंने फिर से चेक किया, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, तो इसने सेकंड वाला पैकेट तो जिम्मेदारी खुद ले ली, बाकी n-1 एक ही पैकेट बचा था वो आगे भेज दिया। और फिर दोबारा से क्या हुआ, मैंने ये वाला बिहेवियर रिपीट कर लिया, मैं दोबारा से ऐड पर आ गया, ठीक है। अब ध्यान रहे n की वैल्यू हो चुकी है 1। अब मैंने कंडीशन चेक की कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो पता लगा ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, बल्कि क्या एग्जीक्यूट करूँगा, एल्स, और एल्स का मतलब है जस्ट 1। ये वाली चीज़ रिटर्न करेगी 1। यानी अगर रोल बैक किया जाए तो सबसे आखिर वाले फंक्शन ने 1 रिटर्न किया, और उससे पहले याद होगा आपको मैंने क्या लिखा हुआ था, खुद ही से 2 लिखा हुआ था, तो वो 2 हो गया। अब अगर इस वाले फंक्शन की बात की जाए तो इसने 2 पैकेट्स वापस करने थे, 2 + 1 का सम किया, और उससे पहले मैंने खुद ही से क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था। फिर इसका काम क्या था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिज़ल्ट रिटर्न करे। तो ये जहाँ पे भी जाएगा रिज़ल्ट वहाँ पे रिटर्न होके क्या मिलेगा, 4 पहले से लिखा हुआ था। फिर ये 4 जहाँ पे भी जा रहा था वहाँ पे मैंने क्या बिहेवियर लिखा था कि फंक्शन में क्या हो, 5 + 4 ये हो जाए, और इवेंचुअली ये रिटर्न कहाँ हो जाएगा, इवेंचुअली ये वाली कॉल जब आई थी, जब मैंने n को 5 भेजा था, तो ये कहाँ से आया था, 5 मेन फंक्शन से। ये कहाँ से आया था मेरे पास, मेन से। तो ये वाला जो जो भी इसका आंसर बनेगा, इस जो पूरी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई, इसका जो भी आंसर बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, वापस मेन में चला जाएगा, इस जगह पर। और इस जगह पे मुझे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सम में 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब वही वाली बात है, एक्चुअली कैसे एडिशन हुई थी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 रिवर्स ऑर्डर में हुई। रिजल्ट मेरे पास कब जनरेट हुआ, जब मैंने वापस आना शुरू किया। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया था, 15 मिल गया था। अगर मैंने 5 दिया, 4 दूंगा तो जाहिर सी बात है फिर 4 से शुरू होगा, 3 दूंगा तो 3 से होगा, 6 दूंगा तो एक और मरतबा आगे आ जाए। तो आपने देखा ये कि मैंने फंक्शन लिखा एक दफ़ा, लेकिन फंक्शन की कॉल जो है कितनी दफ़ा हुई है, फंक्शन की कॉल कितनी दफ़ा हुई है, 5 दफ़ा हुई है। फंक्शन की कॉल 5 दफ़ा हुई है। एक दफ़ा ये रिज़ल्ट रिटर्न किया है फंक्शन ने, एक दफ़ा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रिटर्न किया है, एक दफ़ा पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रिटर्न किया है, एक दफ़ा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रिटर्न किया है, और फाइनली इसने 5 से लेकर पूरा रिज़ल्ट। तो फंक्शन ने 5 दफ़ा कॉल की तो 5 दफ़ा रिज़ल्ट जनरेट किए, लेकिन ये रिज़ल्ट कैसे जनरेट हुए, इन अ चेन, सॉर्ट ऑफ इन अ चेन हुए। पहला रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं दूसरा रिज़ल्ट रिटर्न करूँगा, दूसरा आएगा तो फिर मैं तीसरा रिटर्न करूँगा, तीसरा आएगा तो चौथा, चौथा आएगा तो पाँचवा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में रिकर्जन काम कर रही है। इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपेंड करके दिखा सकता तो दिखा देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सकूँगा। लेकिन आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ, 2 सिनेरियो बताता हूँ एक्चुअली, आप कंपेयर कीजिएगा और आप समझ जाएँगे। जैसे कि कल और पहले भी मैंने एग्जांपल दी है असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है? आपको एक असाइनमेंट सॉल्व करना है, और इस केस में चलें कह लेते हैं 5 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, ठीक है? 5 क्वेश्चन का असाइनमेंट था, और मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि आप 5 लोग मिल जाएँ और पाँचों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक असाइनमेंट आप सॉल्व करें, 4 आगे हैंडओवर कर दें। वो क्या करेगा, एक खुद सॉल्व करेगा, 3 आगे हैंडओवर कर देगा। इस तरीके से वो
5 अलग-अलग ग्रुप मिलके सॉल्व कर रहे थे। 5 दोस्त थे वो मिलके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? 5 दोस्तों के नाम अलग-अलग हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? नेम क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, पाँचों के नाम अलग-अलग हैं और वो मिलके सॉल्व कर रहे हैं आपका असाइनमेंट और इवेंचुअल असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन 1 कर लेगा, एक क्वेश्चन 2 कर लेगा, क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 सॉल्व। ये सिनेरियो से आप अच्छे से फ़ेमिलियर हैं। ये मैंने बताया था कि जब हम फंक्शन में ब्रेक करते हैं, 5 डिफरेंट फंक्शंस में हमने ब्रेक कर दिया। लेकिन रिकर्जन में क्या है, अगर आप उसी सिनेरियो को रिकर्जन पे मैप करना चाहें, तो इट्स लाइक अच्छा, एक्सक्यूज़ मी इंटरप्शन आ गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप रिकर्जन में ये सिनेरियो मैप करना चाहें, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इट्स लाइक आस्किंग योर क्लोन या यूँ कह लें और अगर सिंपल किया जाए तो ट्विन्स। ट्विन्स का मतलब क्या होता है कि वो अपैरेंटली फिज़िकली सब सेम सलाहियतें रखते हैं। लेकिन ट्विन भी एग्ज़ैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। मैं ट्विन का वर्ड हटा देता हूँ, बेटर वर्ड है क्लोन। क्लोन समझते हैं? जी क्लास, क्लोन समझते हैं आप लोग क्या होता है? एक साइंटिफिक टर्म है क्लोन। तो क्लोन क्या होता है कि एग्ज़ैक्टली आपकी कॉपी, ठीक है? एक साइंटिफिक प्रोसीजर है कि आपकी कॉ अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इट्स लाइक कि मुझे क्या करना है कि अपने क्लोन्स बना लूँ। यानी इट्स लाइक मेरे क्लोन्स हो। क्लोन्स का मतलब यही है कि साइंटिफिकली मैंने डीएनए दिया और डीएनए से क्या हुआ कि बिल्कुल मेरे जैसी ही एक एंटिटी बना ली गई जिसकी सारी सलाहियतें वही हैं, सारी सोच वही है, सब कुछ एग्ज़ैक्टली 100% वही बिहेवियर, ठीक है? 100% वही बिहेवियर हो, मतलब मैंने फिर क्या है ऐसे-ऐसे 5 क्लोन्स बना लिए। यानी एक मैं हूँ और 4 वो हैं, 4 क्लोन्स आ गए। तो अब अगर मुझे असाइनमेंट सॉल्व करना है, ठीक है? वही सेम सिनेरियो लेते हैं कि मुझे असाइनमेंट सॉल्व करना हो, तो मैं वो टास्क 5 डिफरेंट लोगों के बजाय क्या 5 क्लोन्स में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये सिनेरियो कि जिसमें मैंने क्लोन्स कर दिए हैं, क्लोन्स का मतलब क्या है कि सारे के सारे क्या हैं, ए, ये सारे के सारे आतिफ़, 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 आतिफ़। तो सबका नाम सेम, सबकी एबिलिटी सेम, सबकी फंक्शनैलिटी सेम, सबकी लिमिटेशन सेम, एग्ज़ैक्टली सेम, 100% डिट्टो सेम। तो अब अगर मैं असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए कहता हूँ तो क्या होता है कि ये सिनेरियो बदल के क्या हो गया है, रिकर्जन बन गया है, एक नॉर्मल फंक्शन सिनेरियो से रिकर्जन। क्योंकि रिकर्जन में क्या हो रहा है कि ऐड ही का एक फंक्शन है और वो जब भी कॉल करता है वो ऐड ही के फंक्शन को कॉल करता है, यानी एक सवाल खुद करता है, 4 सवाल अपने ही जैसे दूसरे को दे देता है। फिर वो अगला वाला क्या करता है, एक सवाल खुद करता है, उसका बिहेवियर भी वही है, वो भी वही बिहेवियर रिपीट करेगा और 3 सवाल मज़ीद आगे कर देता है। फिर वो इसी तरीके से 1 रखता है, 2 आगे कर देता है और ये बिहेवियर चलता रहता है जब तक कि सवाल ख़त्म ना हो जाए, यानी एक ही सवाल ना रह जाए, ठीक है? तो अब मुझे वही वाली बात है, जब पाँचों एक ही जैसे हैं तो कोडिंग में 5 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉफ्टवेयर में 5 मुझे फिज़िकली एंटिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर इज़ इंटेंजिबल। तो मैं लिखता एक दफ़ा हूँ, ऑटोमैटिकली इसकी कॉपीज़ कौन बनाता है मेरे लिए? अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बना देगा। जब मैं कंपाइल करूँगा, रन करूँगा तो रन टाइम पे जब-जब मैं इसे कॉल करूँगा तो इसकी मेमोरी में कॉपी बनती जाएगी, ऑटोमैटिकली इसका क्लोन खुद ब खुद जनरेट होगा। तो लिखा तो मैंने एक दफ़ा है लेकिन बैकग्राउंड में इसकी 5 अगर नंबर एंटर करूँगा तो 5 कॉपीज़ बन जाएँगी, 6 नंबर एंटर करूँगा तो इसकी 6 कॉपीज़ बन जाएँगी, 4 एंटर करूँगा तो 4 कॉपीज़ बन जाएँगी और 1 ही एंटर किया तो 1 ही कॉपी बन जाएगी। तो बैकग्राउंड में बताने का पर्पस इस सब सिनेरियो का ये है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज़ एग्ज़ीक्यूट हो रही हैं। बज़ाहिर दिखने में ये एक फ़ंक्शन है, लेकिन चूँकि एक फ़ंक्शन अपने आप को ही बार-बार कॉल कर रहा है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं। यानी वो अपने आप को नहीं बल्कि अपने क्लोन या अपनी कॉपी को कॉल करता है कि फ़र्दर काम तुम कर लो। ये काम मैं कर लेता हूँ, फ़र्दर काम तुम कर लो। जैसे दोस्त को होता है ना, इतना मैं कर लेता हूँ, इतना तुम कर लो। तो इसमें इसका दोस्त क्या है? ये खुद ही है। इसका फ्रेंड जो है ये खुद ही है और ये अपना टास्क जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने ही जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी को कर रहा है। तो बैकग्राउंड में अगर कंप्यूटर के व्यू पॉइंट से देखें, कंप्यूटर के लिए तो जस्ट ये नेम है और जब बाइनरी में जाता है तो नेम वगैरह कुछ मैटर नहीं करते, लेबल्स कुछ मैटर नहीं करते। तो बैकग्राउंड में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके तो आपके कंप्यूटर को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो काम किया है ये 5 क्लोन्स ने मिलके किया है या 5 अलग-अलग पर्सन्स ने मिलके किया है। क्योंकि
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सब क्या है, 5 फंक्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, 5 फंक्शन है, डजंट मैटर सेम नेम के हैं या अलग-अलग नेम के। तो ये सब रिकर्जन से इम्प्लीमेंट करना या फीचर ये सब किसके लिए है, प्रोग्रामर के लिए। बैकग्राउंड में इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेम एज़ फंक्शन कॉल, कि आपने 5 अलग-अलग फंक्शन से, यानी वो जो सिनेरियो मैंने शुरू में लिखा था ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, ठीक है, बैकग्राउंड में यही होगा कि अलग-अलग कॉपीज़ बनती जाएँगी और वो सॉल्व करती जाएँगी। लेकिन अगर मैं रिकर्जन लिख दूँ यानी सेम नेम यूज़ कर लूँ तो मुझे कोडिंग में कम लिखना पड़ेगा बज़ाहिर उसके कि जो हमने शुरू में एग्ज़ाम्पल में लिखा। तो ये फ़र्क आएगा 5 डिफरेंट लोगों में और एक ही जैसे मल्टीपल क्लोन से काम कराने में। तो प्रोग्रामर के लिए आसानी है, बैकग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैकग्राउंड में आप 5 डिफरेंट फंक्शन बना दें और उनका काम क्या हो कि ऐड करते रहें। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर मैं हार्ड कोड करूँ, खुद ही से लिखूँ तो मैंने जैसे 3 फंक्शन के बाद स्टॉप कर दिया था। तो फंक्शन सिर्फ़ सही काम कर रहा था जब यूज़र 3 एंटर करे। यूज़र 5 करता था रिज़ल्ट सही नहीं देता था, 6 करेगा सही नहीं देगा, 2 कर देगा तब भी सही नहीं देगा, क्योंकि वो हार्ड कोडेड है। मुझे तो नहीं पता कि यूज़र कितने डिजिट या कितना बड़ा नंबर एंटर करने वाला है। तो वो डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। तो मैं कहाँ तक करूँ, 5 फंक्शन लिखूँ, 6 फंक्शन लिखूँ, वो स्केलेबल नहीं है। जबकि ये वाली अप्रोच स्केलेबल है। मैंने एक मर्तबा लिख दिया, अब ये ज़िम्मेदारी किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। जितना बड़ा भी नंबर आएगा, जितने मर्ज़ी क्लोन बनाने होंगे, वो कौन बना देगा मेरे लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम बना देगा। मैं 10 लिखूँगा, वो 10 क्लोन बना देगा, 5 लिखूँगा, 5 क्लोन बना देगा और ये प्रोग्राम मेरा स्केलेबल हो गया। या यूँ कहूँ मेरा प्रोग्राम मोर जेनेरिक हो गया। तो जेनेरिक सॉल्यूशन आर ऑलवेज़ बेटर और प्रोग्रामिंग का सॉल्यूशन होना भी जेनेरिक ही चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। तो अब बताइए कि ये एग्ज़ाम्पल समझ में आई है आप लोगों को रिकर्जन की? तो हम फिर एक और दूसरे एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जी क्लास, कोई क्यूरीज़ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल में। कोई क्यूरीज़ नहीं है? फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये आ गया फैक्टोरियल विथ रिकर्जन। तो मैंने कुछ कोड पिछले वाले से ही ले लिया है और उसको ही मैं मॉडिफ़ाई कर लूँगा। मुझे यूज़र से एक नंबर चाहिए, ठीक है, मैंने नंबर ले लिया। मुझे सम नहीं चाहिए, तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, फैक्टोरियल करना चाह रहा हूँ। फैक्टोरियल लूप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता है कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फैक्टोरियल इक्वल्स टू FACT, ठीक है। अब FACT नाम का मैंने एक वेरिएबल लिखा है, तो मुझे ये डिक्लेयर भी करना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया इसको FACT। और वही वाली बात कि फैक्टोरियल इज़ ऑल अबाउट रिपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। तो जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए और इस केस में मैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना भी दूं, क्योंकि मैं तो कैसे कैलकुलेट करने वाला हूँ, फैक्ट इक्वल्स टू क्या लिखने वाला हूँ, फंक्शन का नाम फैक्टोरियल बस, और उसको पास कर दूंगा n। सही। अब क्या है मेरा काम, मुझे इस फंक्शन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस फंक्शन को ही कन्वर्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। नाम बदल देता हूँ इसका, फैक्टोरियल नाम कर दिया। लेकिन अब मेरे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, मुझे क्या करनी है, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन, यानी इस फंक्शन को क्या करना है, 5 अगर आता है नंबर तो इसको करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। ये बिहेवियर मुझे अचीव करना है। तो इसमें भी देखा जाए तो वही बात, रिपीटेटिव है, लेकिन अब क्या है, रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन है। तो ये फैक्टोरियल का सिनेरियो बिल्कुल मेरे पिछले सिनेरियो से मिलता जुलता ही है, तो इसीलिए मैंने इस सिनेरियो को एज इट इज़ लिख दिया। सिर्फ चेंज क्या करना है मुझे,
अब जाहिर सी बात है इधर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में वही बात है, पहली दफ़ा मुझे 5 लिखना है तो मैंने पहली दफ़ा में n ही लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से, यानी फैक्टोरियल ऑफ 4 कह सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करना है मुझे, यानी 4 की बात की जाए, यानी इस यहाँ से यहाँ तक की चीज़ जो है वो कहलाती है 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो ये हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो विच इम्प्लाइज दैट कि अगर 4 फैक्टोरियल की बात की जा रही हो तो 4 फैक्टोरियल इज़ एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात जो है, ऐसे ही है। 4 फैक्टोरियल ये होता है, यानी अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को रिप्लेस कर दूँ किससे, 4 के फैक्टोरियल से, तो 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसको पूरे को लिखने का जाए क्या लिख दूँ, 4 फैक्टोरियल, ये कर सकता हूँ। और 4 फैक्टोरियल में भी सिंपली ये कर सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, और फिर 3 फैक्टोरियल की बात की जाए तो 3 फैक्टोरियल में भी ये लिख सकता हूँ कि 3 फैक्टोरियल एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। और फर्दर इसको भी कह सकता हूँ कि अगर 2 फैक्टोरियल की बात करनी है तो 2 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई बाय, या डायरेक्टली लिख दूँ 2, या 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो बात सारी क्या आ गई, मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी 5 इंटू, ये आ गया 5, मुझे प्लस के जाए क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये लिखा हुआ 4 फैक्टोरियल, n-1 का मतलब क्या है, 4 हो गया। तो ये कह रहा है जब तक कि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप सिंपली n इंटू ये करते रहें। अच्छा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लिखूँ या क्या लिखूँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ग्रेटर देन 1 का मतलब हाँ 2 ही है, जब तक 2 है तो मैं आगे कॉल करता जाऊँ, जब 2 नहीं है तो मुझे ये करना है, सेम यही रहेगा। मैंने इसको सेव किया, कंपाइल किया, अच्छा कंपाइलेशन में मसला आया क्योंकि ये कमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं इससे पहले जब फैक्टोरियल लूप में करता था तो वो होता था 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल इटसेल्फ क्या है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल इटसेल्फ इंटू क्या है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या है, 2 इंटू 1। फाइनली समझ में आ रही है बात कि हर मर्तबा ये फैक्टोरियल को कॉल करेगा, लेकिन लास्ट मर्तबा ये फैक्टोरियल को कॉल नहीं करेगा बल्कि रिटर्न 1 को कॉल कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे नंबर पास करना है क्योंकि नम है मेरे पास, एन नहीं था। और फिर दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर्स, चेक कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल इज़ 120, 120 आ रहा है। दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, 6 फैक्टोरियल इज़ 720, ये भी सही आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ जस्ट 6। तो यही प्रोग्राम मेरा फैक्टोरियल का भी बन गया, बिल्कुल सेम आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल पे। सिर्फ मैंने क्या किया, फैक्टोरियल होता क्या है, अभी इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल कराई वो रेपिटेटिव एडिशन थी, और जब मैं फैक्टोरियल करता हूँ तो वो क्या होती है, रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने वही फैक्टोरियल की एग्जांपल जो आप लोगों को लूप से कराई गई थी उसको रिकर्जन में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग सेम प्रिंसिपल, कि मुझे रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ही तो करनी है, तो मैंने कर दिया। अच्छा, देखने वाली बात क्या है कि मैं दोनों रिकर्जन फंक्शंस को अगर कंपेयर करूं तो इसमें लगा हुआ है इफ़ एल्स, इसको चेक करूं तो इसमें भी लगा हुआ है इफ़ एल्स। डजेंट मैटर इफ़ में क्या हो रहा है, एल्स में क्या हो रहा है, लेकिन आप देखें, देखने वाली बात, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि एक केस में इफ़ हो या एल्स डजेंट मैटर, उसमें मैंने फंक्शन को दोबारा से कॉल किया हुआ है। इसमें फैक्टोरियल था तो फैक्टोरियल, इसमें ऐड था तो ऐड, डजेंट मैटर क्या बिहेवियर, लेकिन मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया हुआ है। और दूसरा केस देखा जाए तो एल्स में मैंने सिंपली रिटर्न कराया हुआ है एक कांस्टेंट नंबर या एक वैल्यू, और इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी मैंने कांस्टेंट या वैल्यू रिटर्न कराया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करके मुझे ये बात पता लगी कि हमेशा आपके रिकर्सिव फंक्शन के अंदर एटलीस्ट 2 अल्टरनेट पाथ्स होंगे, यानी 2 रिटर्न हो रहे होंगे। एक रिटर्न वो होगा जिसमें आप फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहे होंगे, और एक रिटर्न वो भी होना लाजमी है जिसमें आप फंक्शन को कॉल ना कर रहे हो। ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर फंक्शन में इफ एल्स नहीं होगा तो अभी हमने देखा था कि मेरा फंक्शन इन्फिनिटी तक चला जाएगा
और वो वही बिहेवियर करता रहेगा रिपीट वाला इन्फिनिटी तक। तो हमेशा याद रखें रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए थंब रूल क्या है कि उसके अंदर इफ एल्स का होना ज़रूरी है, और एक के अंदर आप फंक्शन को दोबारा से कॉल करोगे, इफ में कॉल कर दें, एल्स में आपकी मर्जी, आप कंडीशन को रिवर्स में लिख दें। तो आपने एक मरतबा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करनी है, और तो दूसरी चेन में रिकर्सिव फंक्शन कॉल नहीं आना चाहिए। दूसरा केस होता है बेस केस। बेस केस का मतलब ये होता है कि इवेंचुअली ये कंडीशन जब भी फॉल्स होगी, मैंने ये यहाँ से रिटर्न करना शुरू कर देना है, यानी मेरी एग्जीक्यूशन एंडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो वो बेस केस होता है, और एक होता है रिकर्सिव केस। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है ये रिकर्सिव है, और ये वाली लाइन जो है ये बेस केस है। बेस केस की वजह से ही इवेंचुअली आपकी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होती है, आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है, रिजल्ट फाइनली जनरेट। तो अगर आप बेस केस भूल गए तो आपका रिजल्ट कभी भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि रिकर्जन में इफ एल्स लगाना मस्ट है। इफ एल्स भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इफ एल्स होना जरूरी है। दो अल्टरनेट्स होना जरूरी है, एक अल्टरनेट बेस केस और एक अल्टरनेट रिकर्सिव कॉल के लिए। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमने देखी और दोनों तकरीबन सेम ही थी। एक में रिपीटेटिव एडिशन थी, एक में रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन आ गई। और देख लेते हैं कि आपकी लैब में क्या एग्जांपल्स हैं। ये फंक्शन सिर्फ ये बता रहा है कि कितनी मरतबा आपका फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, जस्ट प्रिंट कर रहा है, तो और कुछ नहीं कर रहा। आप इसको जो भी नंबर देंगे तो ये तो आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है, तो हम इसको बायपास कर देते हैं। रिकर्जन विद टर्मिनेटिंग कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखो यही बताया था कि इस वाले अगर रिकर्सिव फंक्शन को आप ध्यान दें, इस रिकर्सिव फंक्शन को अगर आप ध्यान दें तो इसमें देखें कोई इफ एल्स नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसमें कोई इफ एल्स नहीं लगा हुआ। तो इसका काम क्या है कि आप जो भी नंबर दे रहे थे ये वहां तक की काउंटिंग कर रहा था, लेकिन आप एक नंबर दे रहे थे, और नंबर देने का मतलब है एक लिमिट आप दे रहे हैं इसको, या नहीं दे रहे। अच्छा, इस प्रोग्राम को अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैंने इसको दिया रिकर्स 1, और ये सिंपली क्या कर रहा है, देखिए आप काउंट में 1 ऐड करता जा रहा है, और ये तो इन्फिनिटी तक ऐड करता रहेगा, नंबर तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मैंने हमेशा फंक्शन जब भी रिपीट होगा वो काउंट में +1 करेगा, दोबारा कर यानी 1 + 2 + 3। तो ये प्रोग्राम इन्फिनिटी तक आपका नंबर को प्रिंट करता रहेगा और कभी भी एंड नहीं होगा। तो यही जो अभी मैंने आपको बात हाईलाइट की कि आपके इसमें अगर प्रोग्राम में इफ एल्स नहीं होगा तो प्रोग्राम इन्फिनिटी तक चला जाएगा। जबकि इस प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया है, सेकंड प्रोग्राम में देखें तो इफ़ कंडीशन लगा दी है। इफ़ कंडीशन का मतलब है कि काउंटिंग करें आप, ठीक है, लेकिन कब तक करें, जब तक कि आपकी काउंटिंग में नंबर 10 तक ना पहुंचे। 10 के बाद जाहिर सी बात है इफ़ के अंदर लिखा हुआ है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स नहीं लगाया हुआ यहाँ पे, तो आपका प्रोग्राम वैसे ही टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, इनको आप खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इससे भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। फैक्टोरियल की एग्जांपल मैंने आपको करके अभी बता दी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ है। ठीक है, केस और एक आइट्रेशन एक्स्ट्रा चलाई हुई, 0 से भी चल जाएगा, 1 से भी चल जाएगा। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इफ़ में बेस केस लिखा हुआ है और रिकर्सिव केस एल्स में लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, डिपेंड करता है कि आपने इफ़ में कंडीशन ट्रू करी है या फॉल्स करी है, दोनों सही है। ठीक है, एक इम्प्लीमेंटेशन ये है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेस्टेड लूप का टॉपिक है, और उस पर हम आते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, तो क्लास हम रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे रिकर्जन, और रिकर्जन की हमने 2 एग्जांपल भी ट्राई की। 2 एग्जांपल आपके इसमें मौजूद हैं जो फेयरली सिंपल हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करके ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको आइडिया समझ में आ जाए कि जितनी एग्जांपल्स करेंगे प्रोग्रामिंग का, तो आपको पता ही है बाय प्रैक्टिस है, तो जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी बातें इसमें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, अब हमें स्टार्ट करना है नेस्टेड लूप, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दैट मैंने ब्रेक में आप लोगों के लिए एक एनिमेशन जो है देखी है, तो इसको हम देख लेते हैं कि फैक्टोरियल का फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो इसने फैक्टोरियल 5 कॉल किया, कंडीशन एल्स वाली ट्रू हुई, तो अब देखें दोबारा से फैक्टोरियल के फंक्शन पे चला गया। 4 पे चेक किया, कंडीशन एल्स वाली ट्रू हुई, इसने एल्स में लिखा हुआ फैक्टोरियल, तो ये एल्स वाला केस बार बार ट्रू हो रहा है,
कंडीशन इफ़ की फॉल्स हुई, एल्स में फैक्टोरियल था और ये इसमें जाता जा रहा है और नीचे देखें रिजल्ट्स में क्या होता जा रहा है जनरेट। तो इस तरीके से इवेंचुअली ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई इसमें और फर्दर नहीं हुआ। फिर दोबारा से देखें फैक्टोरियल एन कॉल किया गया तो ये उसकी एक और कॉपी पे चला जाता है, बिल्कुल देखें सेम बॉडी वही लिखा हुआ लेकिन नंबर बदल गया, डेटा 4 हो गया। फिर दोबारा कॉल हुआ तो इस तरीके से कॉपीज़ टू कॉपीज़ ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आपका ये फंक्शन जो है स्टॉप ना हो जाए, यानी बेस केस पर ना आ जाए। और इसमें बेस केस क्या है कि आपका n इक्वल्स टू 1 हो जाए। ठीक है, एक और इम्प्लीमेंटेशन आ गई n इक्वल्स टू 1 की, जो आपके लैब मैनुअल में गिवन है वो n इक्वल्स टू 0 पे है, वो भी काम कर रही है, n इक्वल्स टू 1 भी काम कर रही है और मैंने जो लगाई है इन ग्रेटर देन 1 वो भी काम कर रही है। तो तीनों इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि बताया कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं और तीनों ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मरतबा एंड हो जाए तो फिर हम नेस्टेड लूप पर चलते हैं। ठीक है, फाइनली फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 में मेरा बेस केस ट्रू हुआ और दैट्स इट, यहाँ पे ये एंड करके। ठीक है, तो ये थी फैक्टोरियल वाली एग्जांपल जो मैंने आप दिखाई, जिसमें थोड़ी सी एनिमेशन थी कि किस तरीके से बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है। इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब आ जाते हैं हम नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप की थ्योरी में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कुछ एक आधी एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा और उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। नेस्टेड लूप का हम ऑलरेडी थ्योरी में कवर कर चुके हैं कि लूप इनसाइड अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टिंग। और आप नेस्टिंग किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ भी हो सकता है, लूप के अंदर इफ़ भी हो सकता है, इफ़ के अंदर लूप भी हो सकती है, किसी भी कंस्ट्रक्ट के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्टर नेस्ट किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लूप की नेस्टिंग की, यानी एक लूप के अंदर दूसरी लूप को इंसर्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। एक ही एग्जांपल गिवन है लेकिन मैं इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस कराता रहूँगा। तो मुझे ये ट्राइंगल प्रिंट कराना है ऑफ स्टार, लेकिन स्टार्स का जो नंबर है यूज़र एंटर करेगा और ठीक है इंक्रीमेंटल है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो अभी तक नहीं आई। तो हैश इंक्लूड वही stdio.h। अच्छा, मुझे ज़्यादा लिख के बोर करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, ख़ुद भी नहीं, मुझे यही इसी तरह का कुछ चाहिए। मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ मेन फंक्शन और पेस्ट। मुझे फैक्टोरियल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए i कॉमा j। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल ले लिए। एंटर अ नंबर, नंबर मुझे चाहिए और उसके बाद दैट्स इट। मैंने यूज़र से पूछना है कि कितनी रॉज वो प्रिंट कराना चाहता है। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर लूप, मैंने एक फॉर लूप लगाई। फॉर में मैंने आई को इनिशियलाइज कर दिया से 1 से। ठीक है, 1 से भी कर सकता हूँ, 0 से भी कर सकता हूँ, बेहतर है मैं वही लिख लूँ जो आपकी लैब मैनुअल में। तो 1 से लेस देन इक्वल्स टू तक गया हुआ है, अगर 0 से करता तो मैं लेस देन तक जाता। और मैंने कह दिया कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, नम हो, तो आई को मैं सिंपली इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक, ये हो गई मेरी आउटर लूप। इनर लूप मैंने एक और लगाया और उसमें लिखा फॉर जे, और जे को भी मैंने ले लिया है 1। और मैंने बताया था कि जे को हमेशा लेस देन आई यानी आउटर लूप होना ज़रूरी है, तभी मेरे पास ट्रायंगुलर शेप आती है। लेकिन अगर मैं जे को भी से लेस देन इक्वल्स टू नम लिख दूँ, फिलहाल लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आए, थोड़ा सा मेमोरी जॉग करने के लिए। और जे प्लस प्लस, और सिंपली इस लूप के अंदर मैं एक प्रिंट एफ लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों के क्लैरिटी के लिए मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सा प्रिंट एफ इसके अंदर है। तो प्रिंट एफ, और इसके अंदर सिंपली मैंने प्रिंट करा दिया है स्टार। ठीक है, और फिर इस लूप के बाद फिर मैंने एक और दिया है प्रिंट एफ, और इसमें मैं सिर्फ कराऊंगा लाइन को चेंज। तो ध्यान रहे कि आउटर लूप से जो है मैं कंट्रोल कर रहा होता हूँ अपनी रॉज को। ठीक है, और इनर लूप से मैं कंट्रोल कर रहा होता हूँ अपने कॉलम्स को। ठीक है, तो जब जब मेरी आउटर लूप रिपीट होगी या एंड होगी तो मेरी लाइन चेंज हो जाएगी और जिसकी वजह से मेरी रॉ नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है,
और तो कुछ करने की ज़रूरत हमें इसमें नहीं है प्रोग्राम में, कहीं सेमीकोलन मिस नहीं है, कुछ मिस नहीं है। सेव कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को नाम दे देते हैं नेस्टेड लूप की। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल आप लोगों को ट्राई कराई हुई है। चलें ठीक है, नेस्ट स्पेस सिस्टम दे देता हूँ मैं, नेस्ट। और इसमें स्पेस क्यों लिखा है अभी आपको थोड़ी देर में अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, रन किया, कंपाइल किया, ओके है। हाँ ठीक है, याद आया, हमने उस दिन थ्योरी क्लास में काफ़ी टाइम इस पे लगाया था, तो मैंने ये करके भी दिखाई थी। 5 करता हूँ तो ये मेरे पास एज इट इज़ ही आ गए। ठीक, लेकिन मुझे ट्राइंगल प्रिंट कराना होता था तो मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखता था, बल्कि क्या लिख देता था कि आई आना चाहिए, या बल्कि अभी मैं आपको आसानी के लिए अभी वापस इधर नंबर ही कर देता हूँ और ये चीज़ भी दिखा देता हूँ कि स्टार की जगह अगर मैं %d करके आई प्रिंट करा दूँ तो क्या होगा, ताकि आपको रिलेट कर सकें कि वाकई मैं सही कह रहा हूँ। एक रॉ में अगर आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ मैं तो सेम ही आएगी, और जब जब रॉ चेंज होगी तो आई की वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि रॉ 1 में आई की वैल्यू हमेशा 1 है और रॉ 2 में आई की वैल्यू हमेशा 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 है, क्योंकि मैंने आई को ही प्रिंट कराया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आई की बजाय जे प्रिंट करा देता हूँ तो आपको पता है जे कॉलम वाइज चेंज होता है, लेकिन सब जगह पे रॉ वाइज सेम रहेगा, यानी कि कॉलम में सेम रहेगा। तो अगर आप देखें मैंने यहाँ 5 किया तो आपको देखने से पता लग रहा है जो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ जे की वैल्यू, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेरी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो होती है मेरी रॉ की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। लेकिन फिलहाल मैंने रॉ तो प्रिंट कराया नहीं है, मैंने तो सिर्फ कॉलम यानी जे की वैल्यू प्रिंट कराई। तो जे आप देखें जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ इंक्रीमेंट होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीमेंट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीमेंट हो रहा है। जबकि अभी हमने देखा आई जो है मेरा टॉप टू बॉटम इंक्रीमेंट हो रहा होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो इंक्रीमेंट होता है, पूरी रॉ में सेम है। ठीक है, ये हो गया। वापस आ जाते हैं स्टार पर, और मैंने कहा कि स्टार को अगर मैं जे लेस देन इक्वल्स टू आई लिख देता हूँ तो मेरे पास ट्राइंगल आ जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं कि ट्राइंगल आता है। मैंने 5 किया तो 5 का ट्राइंगल, मैं दोबारा रन किया 8 किया तो 8 का ट्राइंगल। तो ये बात तो सही है कि ये ट्राइंगल आ रहा है, लेकिन इस ट्राइंगल की अगर आप लोग शेप देखें तो इस ट्राइंगल की शेप है इस तरीके से। ठीक है, राइट ट्राइंगल है और ऐसे है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इस तरह का ट्राइंगल प्रिंट करा के दिखाएं, राइट ट्राइंगल तो हो लेकिन फ्लिप हो, हॉरिजेंटली फ्लिप, तो आप कैसे करेंगे? तो ये तो हमने कर लिया, अचीव्ड, सिंपल है, लेकिन ये अभी तक हमने नहीं करा और ये हमें करना है। तो इसके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक है। आसान सी ट्रिक क्या है कि आप कभी भी इस पॉइंट पे आके कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते जब तक कि आपने इस पॉइंट पे प्रिंट ना किया हो, इस पॉइंट पे प्रिंट ना किया हो, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स इससे पहले सब पे कुछ ना कुछ टाइप ना किया हो। क्योंकि प्रोग्रामिंग में बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं लेफ्ट से राइट करना शुरू करता हूँ और राइट की तरफ जाता हूँ, बीच में ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली लिख सकूँ। हाँ, डायरेक्टली तब लिख पाता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, टैब्स देता हूँ, स्पेसेस देता हूँ। तो मैं ये करूँ तो मैं आगे बढ़ के लिख सकता हूँ। तो मुझे बिल्कुल यही चीज़ यूज़ करनी है कि एक ऐसे कैरेक्टर जो बज़ाहिर कैरेक्टर तो हैं लेकिन विज़िबल नहीं है। यानी टैब अगर मैं देता हूँ तो दिखाई नहीं देता, स्पेस में देता हूँ तो दिखाई नहीं देता। तो आइडिया मेरा यही है कि इस ट्रायंगल को अगर मैं शिफ्ट करा दूँ आगे टैब से, तो मेरा स्टार जो पहला यहाँ आने वाला है, अगर मैं उसको 4 शिफ्ट्स दे दूँ ऐसे, तो वो जाके यहाँ पे प्रिंट हो कर दूँ, तो वो पहले कॉलम के बजाय 5वें कॉलम में प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली मर्तबा मैं 3 स्पेसेस दे देता हूँ। फिर 3 स्पेसेस या 2 स्टार को अगर प्रिंट कराऊँगा तो मेरे 2 स्टार ऐसे आ जाएँगे। ठीक है? सिमिलरली ठीक है, अटेंडेंस का हो जाएगा, आप लोग उसकी फ़िक्र ना करें। फिर उसके बाद अगली मर्तबा मैंने क्या करा, 2 स्पेसेस दिए और ट्रायंगल 3 प्रिंट कराए। मैं कुछ नहीं करा, मैं अपना बिहेवियर बता रहा हूँ कि मेरा बिहेवियर यही है ना, हर लाइन में मैं स्टार्स बढ़ाता जा रहा हूँ। और फिर इवेंचुअली क्या हुआ, अगली वाली रॉ में मैंने क्या किया कि एक स्पेस प्रिंट किया, जो डैश है एक्चुअली स्पेस है। मैं सिर्फ़ आपको विज़िबिलिटी के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस आया हुआ है।
तो ये अगर अब मैं स्टार प्रिंट करूँ तो मेरे स्टार हो जाएंगे 4 इस तरीके से। और फिर इवेंचुअली अगर मुझे लास्ट रो में जाना है तो नंबर ऑफ स्पेस मेरा कोई भी नहीं आएगा और स्टार प्रिंट होंगे 5। तो यहाँ पे भी स्टार आ जाएगा, यहाँ पर भी स्टार आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ऐसे स्टार आते गए और आते गए और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। लेकिन चूंकि स्पेसेस तो मुझे दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन मुझे दिखाई नहीं दे रही होगी, ये लाइन भी मुझे दिखाई नहीं दे रही होगी, ये लाइन भी मुझे दिखाई नहीं दे रही होगी। तो मुझे ये लाइंस दिखाई नहीं दे रही, स्पेसेस मुझे दिखाई नहीं देते। तो जब इवेंचुअली मेरे पास ट्राइंगल बनकर आएगा तो वो देखें तो वो ये वाला ही ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा? जो ट्राइंगल में बनाना चाह रहा, यानी वो रिजल्ट होगा ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को बनाने के पीछे ट्रिक ये है कि मुझे एक इनविजिबल ट्राइंगल यहाँ पे बनाना पड़ता है, जो कि किसका ट्राइंगल होता है? एक तरीके से स्पेस का ट्राइंगल होता है। और ये चूंकि स्पेसिस से बना हुआ है तो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगा। और स्पेस का ट्राइंगल कैसे है? डिक्रीमेंटल इन नेचर है। अगर आप देखें पहले 4 स्पेसेस होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 1 हो जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मुझे एक और लूप लगानी है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कम करता जाऊँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप कम करता जाऊँगा। अब पहली मर्तबा तो मुझे कितने करने हैं? 4 करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पेसेस हमेशा लाइन नंबर से कम है। तो यहाँ पे मैंने कोई चीज़ देखी कि स्पेसेस मुझे चाहिए पहली लाइन में 4। तो स्पेस की लूप जो है स्टार्ट होनी चाहिए 4 पे और एंड हो जानी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है 1 पे। 1 के बाद स्पेस नहीं आएगा, यानी 4 3 2 1 स्पेसेस आने चाहिए। तो ये मैंने कंक्लूड किया। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करता हूँ। इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेता हूँ। कैसे मॉडिफाई करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ताकि प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन दिखाई दे। ठीक है, राइट साइड पे मेरा गोल है और मुझे इसको अचीव करने के लिए एक लूप डालनी है। लेकिन ध्यान रहे कि वो लूप जो है मेरी ट्रायंगल वाली, ये वाली ट्रायंगल से पहले है। क्योंकि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो पहले स्पेसेस आएँगे, देन स्टार की बारी आ रही है। तो इसका मतलब है मुझे एक लूप इंट्रोड्यूस करानी है यहाँ पर, जो कि के कर देते हैं उसको, या स्पेस नाम दे देता हूँ, ज़्यादा रीडेबल रहेगा। SPAC स्पेस, ठीक है। और मैंने इसमें क्या किया है, स्पेस को इनिशियलाइज़ करवाना है किससे? 4 से। 4 को मैं कैसे डायनामिकली इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ? बड़ी आसान सी बात है, नंबर -1। नम -1 कर दूँगा तो नम अगर 5 होगा तो स्पेस 4 हो जाएँगे। नंबर अगर 6 होगा तो स्पेस ऑटोमैटिकली 5 हो जाएँगे। नंबर अगर 10 होगा तो स्पेस ऑटोमैटिकली 9 से स्टार्ट हो। और क्या कर रहा हूँ? जब तक, ज़ाहिर-सी बात है, स्पेस कब तक मुझे करने हैं? जी क्लास, कब तक स्पेस जाएँगे? जब तक कि स्पेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सिंपली, बस और कुछ नहीं करना। और मुझे कर देना है अच्छा, अगर ये करूँगा तो एक मसला है और मुझे सिंपली प्रिंट तो कराने थे स्पेस, प्रिंट एफ। और मुझे प्रिंट एफ में क्या लिखना है? सिर्फ स्पेस दे देना और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ कंडीशन स्पेस ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये लूप हमेशा ही कितने टाइम चलेगी? पहली दफ़ा जब आएगी तो कितने टाइम चलेगी? स्पेस ग्रेटर देन 0। चलें देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। 5 एंटर किया, ये तो ये बिहेवियर आ गया मेरे पास। हमेशा ही मेरे पास स्पेसेस 4 आ रहे हैं, हमेशा ही स्पेसेस मेरे पास आ रहे हैं, 4 ही आ रहे हैं, चाहे मैं कुछ भी करता रहूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कंडीशन मैंने हार्ड कोड कर दी। ये कंडीशन हार्ड कोड नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पेस का क्या लिखना चाहिए आपको? स्पेस इज़ ग्रेटर देन व्हाट?
ग्रेटर देन क्या होना चाहिए यहाँ पे? स्पेस इज ग्रेटर देन आई होना चाहिए यहाँ पे। आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी? 1 होगी, तो यहाँ पे ये 1 तक चलेगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही लिखना है, क्योंकि मैं 1 तक चाहता हूँ, यानी 4 3 2 1। अगली मरतबा आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये चलेगा 4 3 2 तक। फिर अगली मरतबा बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, तो ये चलेगा 4 3 टाइम्स। फिर अगली मरतबा बढ़ के आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये बढ़े चलेगा 4 एंड 3 टाइम्स। तो कंडीशन जो जे में लिखी हुई है मैंने सेम है, इधर लेस देन इक्वल्स टू आई है, लेकिन चूंकि डिक्रीमेंटल लूप है तो इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखना पड़ा मुझे। ठीक है, ये फर्क मैंने बताया था ना आपको इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल में, कि इधर अगर आपका इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल है तो ये माइनस आ गया, इधर ये चीज़ आ गई और ये आ गया। अब इसको रन करके देखते हैं, 5 एंटर करता हूँ, तो अब मुझे मेरा गोल अचीव हो गया जो मुझे चाहिए था। और चेक कर लेते हैं, 9 एंटर करके देखता हूँ, तो 9 पे भी सही काम कर रही। तो मैंने क्या किया, एक इनविजिबल ट्राइंगल स्पेसेस का प्रिंट करा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे स्टार पुश होकर आगे चले गए। अब वो पुश होकर आगे चले गए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल जो पहले लेफ्ट को अलाइन था, अब वो राइट साइड पे अलाइन आ गया। तो इट्स जस्ट एन इल्यूजन कि ऐसा लग रहा है कि ट्राइंगल डायरेक्टली प्रिंट हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उसको पुश करके आगे कर दिया, पुश कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह का ट्राइंगल बन गया जो कि राइट साइड पे अलाइंड है। ये बात समझ में आई है? अच्छा, मैं चाहूँ तो मैंने बताया था हर इंक्रीमेंटल लूप को डिक्रीमेंटल लूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या चेंजेस करनी पड़ती हैं? चेंजेस क्या होती हैं? मैंने बताया था कि इन दोनों को यहाँ से बदल देना होता है, ठीक है? इसको इधर कर देना चाहिए, इसकी कंडीशन को इधर ले आना चाहिए, ठीक है? फर्दर मैंने बताया था ये डिक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट कर दें, और ये वाला साइन जो है ये चेंज कर दें। इस बात को भी वेरीफाई कर लेते हैं क्या किया जा सकता है या नहीं, ठीक है? तो मैं इसको भी करके देख लेता हूँ। तो पहली चीज़ क्या है मुझे करनी है कि इधर नंबर -1 लिखा हुआ है, इधर से इसको हटा देना चाहिए और इधर लिख देना चाहिए नंबर माइनस आई। इधर इधर से आई हटा रहा हूँ तो आई इधर ले आता हूँ, इधर आई लिख लिया और इधर मैंने लिख लिया नंबर -1, और इधर ग्रेटर देन को मैंने बताया था क्या कर लेना चाहिए, लेस देन, ये हो गया, और माइनस माइनस को कर लेना चाहिए प्लस प्लस। ये करके देख लेते हैं, तब भी मेरा प्रोग्राम काम करना चाहिए बिल्कुल एज इट इज़। 5 देता हूँ तो 5 आ रहा है, 9 देता हूँ तो 9 गया। तो ये दोनों तरीके से लूप लिखी जा सकती है, स्पेस की इंक्रीमेंटल फैशन में या डिक्रीमेंटल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आप जो इस केस में लूप प्रेफर करेंगे वो यही वाली होगी जो ये है, ठीक है? क्यों ये वाली कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें आपके पास ये दोनों की जो सेंटर वाली कंडीशन है सेम है, बस ग्रेटर देन लेस देन का फ़र्क है, लेकिन इधर भी आई यूज़ हो रहा है और इधर भी आई ही यूज़ हो रहा है, तो दोनों में कोरिलेशन रहेगा। आपको अंडरस्टैंड मतलब याद रखना आसान रहेगा कि दोनों जगह मुझे आई लगाना है, लेकिन ये वाली चीज़ जो आपको ज़ाहिर-सी बात है स्पेसेस तो आपको पता ही है हमेशा नंबर से कम है। तो इस तरीके से आप ये ट्रायंगल प्रिंट करा सकते हैं। अब आप लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा, सर ये वाला ट्रायंगल हो गया, इसके बाद आगे वाला ट्रायंगल प्रिंट कराना है, तो बिल्कुल आगे वाला भी आप करा सकते हैं। आगे वाला प्रिंट कैसे कराएँगे? अगला हिस्सा 2 तरीके हैं इसको प्रिंट कराने के, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। आसान तरीका ये है कि मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपके पास टास्क में ये गिवन भी है। इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अब आपको अगर फुल ये वाला ट्रायंगल प्रिंट करना हो, लेकिन ये आपका टास्क है, बताऊँ ना बताऊँ? हिंट दे देता हूँ, ठीक है? हिंट ये है कि ये हिस्सा तो हमने कर लिया, कैसे होगा? पहले ये वाला ट्रायंगल प्रिंट होगा, ठीक है? उसके बाद आपने देखा कि ये वाला ट्रायंगल प्रिंट होता है। यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रायंगल प्रिंट हुआ। अब जो बचा है रिज़ल्ट में वो सिर्फ़ आपको एक और ट्रायंगल प्रिंट करना है, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल इस यही वाले कोड में मॉडिफ़िकेशन कर लेंगे तो ये एक और ट्रायंगल आ जाएगा। एक ये तरीका है इसको प्रिंट करने का, या फिर एक और तरीका है वो थोड़ा-सा उसमें फ़ॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, तो आप ये ट्रायंगल डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। तो 2 सॉल्यूशन एक्ज़िस्ट करते हैं, या तो आप यही जो मेरा सॉल्यूशन इसको मॉडिफ़ाई करें और तीसरा ट्रायंगल प्रिंट करा दें, कहाँ पर? आफ्टर दैट, यानी आपको इस कोड में कहाँ चेंजेस करनी पड़ेंगी?
यहाँ पे आपको एक और लूप इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, थर्ड लूप, जिसके बाद आपका ये काम हो जाएगा। थर्ड लूप आप अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपका ये काम आसानी से हो जाएगा, लूप की लॉजिक मुश्किल नहीं है। या फिर एक और तरीका ये है कि आप इस लूप की कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन ऐसी कर दें कि ये ट्राइंगल पूरा प्रिंट हो जाए और आपको तीसरी लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हिंट दे रहा हूँ, 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक सॉल्यूशन ये आप थर्ड लूप लगा के थर्ड ट्राइंगल प्रिंट करा दें जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप थर्ड लूप नहीं लगाना चाहते तो इस लूप की कंडीशन को आप मॉडिफाई कर दें तो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बता दिया तो फटाफट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। या अगर मैंने एक सॉल्यूशन बता दिया तो फिर दूसरा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग करके लाएं। बताइए क्या चाहते हैं? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ, कोड नहीं दिखाऊंगा आपको, इसी में मॉडिफाई करके उसका आउटपुट डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, यहाँ पे पॉज, चेंजेस करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। ओहो, मैंने तो स्क्रीन तो शेयर ही थी, आप लोगों ने देख लिया होगा, रिकॉर्डिंग से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपके पास तो सोल्यूशन आ गया, ब्लंडर एट माई एंड, मुझे स्क्रीन शेयर बंद करना चाहिए था, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं बंद किया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी। चलें एनीवेज, एक तरीका देखें ये है जो मैंने बता दिया, और दूसरा तरीका आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अब मैं कोड नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी, और आप लोगों को वैसे ही पता लग गया है, अब पता लग ही गया, रिकॉर्डिंग में आ गया, तो ये सवाल तो मैंने ही सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन इसका एक और सोल्यूशन भी है, उसे भी एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है, तो लैब के टास्क की बात कर लेते हैं। लैब में यही था, मैंने आपको ट्राइंगल बता दिए कैसे होंगे। तो राइट, पहला टास्क है राइट रिकर्सिव फंक्शन अर्थमेटिक सीरीज दैट विल कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, n मस्ट बी एंटर्ड बाय द यूजर इन मेन एंड फाइनल रिजल्ट मस्ट बी डिस्प्लेड बाय मेन। बिल्कुल ये वही फंक्शन नहीं हो गया जो अभी हमने किया है, ये वाला, इसमें भी तो मैं नंबर ऐड कर रहा था ना, तो ये टास्क बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही, लेकिन बस फ़र्क क्या है कि क्या कहा गया, आपको यहाँ पे सम तो करना है लेकिन सिर्फ ऑड नंबर्स का करना है। मेरा प्रोग्राम क्या कर रहा था, हर नंबर का इवन है या ऑड उसका सम कर रहा था, तो आप उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा बहुत कि वो सिर्फ ऑड नंबर्स का सम करे, तो आपका टास्क 1 डन। तो टास्क 1 तो वैसे ही हो गया, सिर्फ आपको ट्विकिंग करनी है। टास्क 3 भी मैंने ही बता दिया, तो वो भी मसला नहीं होगा। टास्क 2 क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट जीसीडी ऑफ अ नंबर। जीसीडी याद होगा आपको, हमने लूप से सॉल्व किया था। अब वही काम आपको सिंपली किस तरह करना है, यूजिंग रिकर्जन करना है, और रिकर्जन है तो डेफिनेटली एक मेन फंक्शन होगा और एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो ये आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि आप जीसीडी रिकर्जन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या वही हिंट दूंगा लूप वाले फंक्शन को जीसीडी में कैसे कन्वर्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हमने आज किया, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, होम टास्क में क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट ऑफ हाउ मैनी डिजिट शुड बी प्रिंटेड ऑफ फिबना। अच्छा, ये वाला टास्क भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि फिबनाकी सीरीज़ आपको याद होगा हमने लूप से बनाई थी। ठीक है, फैक्टोरियल भी बनाया था और साथ ही फिबनाकी सीरीज़ भी बनाई थी। तो फैक्टोरियल को तो मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया रिकर्सिवली, आपका काम क्या है, फिबनाकी को भी रिकर्सिवली कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉर लूप से बनी हुई है फिबनाकी, वही कोड को आपने किससे सॉल्व करना है, रिकर्जन से सॉल्व करना है। टास्क 2 क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस रिकर्सिव फंक्शन टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर। अच्छा, ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने शुरू में डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, फ्लो चार्ट बनाया था, सूडो कोड लिखा था, सब कुछ था, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ, बल्कि वहाँ तो इम्प्लीमेंटेशन तो थी नहीं, मैंने लूप वगैरह लगाई नहीं थी, कोड लिखा नहीं था। तो आपका टास्क क्या है कि वही टास्क अचीव करना है लेकिन यूजिंग रिकर्जन, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है लेकिन यूजिंग रिकर्जन। तो इसको रिसर्च कीजिएगा थोड़ी, देखिएगा कैसे हो सकता है। और लास्ट टास्क फिर वही आसान है, बस आपको प्रिंट करना है स्टार्स के बजाय नंबर। और ये हिंट मैं ऑलरेडी आज की लैब में दे चुका हूँ दोनों के, नंबर कैसे डिस्प्ले होते हैं, रॉ में कौन सा नंबर चलता है, कॉलम में कौन सा चलता है, और ट्राइंगल बनाना भी बता दिए। तो 1.5 मार्क्स बिल्कुल आपके, यानी 2.5 मार्क्स इस लैब के तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिए, और ये पहला वाला भी आपको करके बता दिया, तो 3.5 मार्क्स तो आपको मिल चुके हैं। अब बाकी मार्क्स बचे हैं वो आप लोग खुद से थोड़ी मेहनत कीजिए और अटेन कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल से लैब टास्क और होम टास्क हैं, इसके इतने मुश्किल नहीं है। तो लैब हमारी यहाँ पे कंक्लूडेड है मेरी तरफ से।
अगर आपके एंड से कोई क्यूरीज हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा, मास कोई क्यूरी है? जी मास, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो स्टार मेथड और ये क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 जैसे रोज के नंबर लिखने हैं सर, तो ये यूजर इनपुट करेगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, या तो कॉन्स्टेंटली हम सिर्फ 5 रोज ही नहीं, पुट करेंगे? यूज़र एंटर करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम यूजर हमेशा एंटर जनरेट करेगा करेगा, जी। यूज़र 5 कहेगा तो 5 तक जाएंगे, 6 कहेगा तो 6 तक जी जाएंगे, ठीक है, हमेशा ही ऐसा है। सही से, ठीक है। तो सर ये जब बनाएंगे हम लोग ये वाला, जैसे ये आई थिंक मेरे ख्याल से होम टास्क 3 था शायद, जो अभी आप डिस्प्ले कर रहे थे, खास वो तरीके आ ये जाते हैं। जिसमें नंबर ऑफ, जी, बिल्कुल, जी। नंबर ऑफ रोज जिसमें, जी जी यही वाला हम्म। सर। जैसे अब इसमें यूजर एंटर करेगा 10, तो हम्म। ये सारी गड़बड़ हो जाएगी मतलब, हाँ, तो ये ये वन ध्यान, डिजिट के हिसाब से चल रहा है। ये ध्यान रखना है ना अपने, कि 10 ना आए, कि नंबर 9 के बाद वापस से क्या हो जाए, 0 से शुरू हो जाए। जो मैंने सही शायद सही आपको सही। टास्क घर पे करने को दिया था ना, उसमें मैंने एक जी आपको एक्सप्लोर करने को एग्जांपल दी थी, तो उसमें ये चीज़ का ध्यान रखा गया है। आप उसको ट्राई जी कीजिएगा, आप सर। 10 से बड़ा नंबर भी डालते हैं तो वो 10 नहीं शो करता, तो इस उससे पे हिंट। दरअसल मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी ये 10 अगर मतलब जैसे 10 को अलाउ ही नहीं करें सर, हाँ, 10 10। नंबर अलाउ नहीं करना। चलो हिंट बता देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, जब भी 10 आएगा जी ना, तो आपने जी जी। सिंपल सा लिखना तो ये है कि नंबर, ऐसे आपके पास नंबर है ना, नंबर आपका हम्म, n में है, तो आपने जी जब भी बढ़ते बढ़ते वैल्यू 10 पे पहुंच जाए, आपने ये लिख देना है कि हर जगह कंडीशन में आपका लिखा हुआ हो नम मॉड 10। तो नम मॉड 10 से क्या होगा कि इसका रिजल्ट जो है कभी भी 10 नहीं आता, हमेशा नंबर जो इसका रिजल्ट आता है वो लेस देन 10 जी आता है। तो आप देखिएगा जी जी कि आपकी कंडीशन ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट ऐसे हो जाए। अगर यूज़र 10 एंटर करता है तो 10 के बजाय क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 0 डिस्प्ले हो जाएगा। 11 एंटर जी। करेगा तो उसकी जगह पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। 1। 12 एंटर करेगा तो उसकी जगह पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जी उस चीज़ को कैटर कर सकते हैं, क्योंकि 10 में होता ही है ना, ठीक। 2 डिजिट आ जाते हैं तो ट्राइंगल की सिमेट्री खराब हो जाती है। ठीक है, यही इशू की बात कर रहे जी हैं ना आप। हाँ, तो इसको जी इसी हाँ जी। तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है कि आप उसको 10 को आने ही ना दें डिस्प्ले में, 10 की जगह पे वापस 0 आ जाए, फिर 11 हो तो उस जगह सही। पे 1 आ जाए, और 12 की जगह पे 2। तो ये या किया जा तो सकता है बेस्ट। सर, हाँ जी, तो सर या तो यूजर को ये रिस्ट्रिक्ट कर दें कि 10 से 9 से हाँ, बड़ा आप नंबर ये भी कर अलाउ ही सकते हैं, ना करे। आप ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कर दें तो अच्छा। सिंपल है, आपको ये लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र जब तक सही नंबर जी एंटर ना करे, आप उसे लूप में फँसा दें, डू व्हाइल लूप में कहें दोबारा से एंटर करो, दोबारा से एंटर करो। ठीक है ना? हाँ जी। ये भी कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन तो जी देनी है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये कोड एक लिमिटेशन के अंदर काम करता है, और लिमिटेशन क्या है? जी सिंगल डिजिट नंबर। डबल डिजिट जी होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। हाँ जी। ठीक है? जी जी। और कोई थैंक यू। क्वेरी? नहीं रिकर्जन नहीं लूप का सर, क्लियर हो गया? स्टार में जी जी, स्टार मेथड तो हो जाएगा, मतलब उसमें जितने भी नंबर ऑफ रोज दे दें, हुँ, हुँ। तो उसमें क्योंकि डबल नहीं होंगे ना हुँ, यूनिट्स, हुँ, हुँ। तो स्टार मेथड में तो बेशक 10 भी आ जाए, 12 बिल्कुल भी भी आ जितने जाए, भी आ जाएँ, कोई इश्यू डायमंड नहीं, की शेप। क्योंकि उसमें फिक्स जी है ना, तो वो तो ही सिंपल है। जी जी। बस और ठीक है सर, यही पूछना था। रिकर्जन लूप का डिफरेंस क्लियर हो गया, जो आपने कल पूछा था क्वेश्चन एक मुझसे? जी जी जी। चलिए ठीक है। थैंक और किसी को थैंक क्वेरीज़ यू हो वेरी मच। क्लास? जी क्लास, किसी और को कोई क्वेरीज़ हो? चलें, अच्छी बात है। बाकी फिर मैं क्लास कंक्लूड कर देता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।